जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से, आपके हेल्थ इशू के हवाले से बात करने जा रही हूँ, जिसको लिटरली आज करने के लिए हमने पता नहीं कितने वीक्स पहले से इस पर डिस्कशन शुरू की कि भाई हमें ये टॉपिक करना चाहिए। जब हम ये टॉपिक सोचे तो हमने कहा यार हम इस पर ज़्यादा खुल के बात कैसे कर सकेंगे, हम लोगों को कैसे समझा सकेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है। हम देखते बहुत हैं ऐसे लोगों को जो कि इस डिसऑर्डर, इस प्रॉब्लम से गुजरे हों। अक्सर आपने शादी में हमें देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही हाइपर होते हैं और उनके माँ बाप जो है वो समहाउ बेचारे उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, और लोग कहते हैं कितना बदतमीज़ बच्चा है, माँ बाप को समझ नहीं आ रही कैसी माँ बाप ने तरबियत की है। माँ बाप के हाथ में इस वक्त नहीं कुछ होता, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। स्कूल्स में आपने अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि एडल्ट्स में भी, बड़े लोगों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनका दिमाग इतना हाइपर एक्टिव होता है, उनके लिए किसी एक चीज़ पे फोकस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो अभी तो यहाँ होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो कहीं और होंगे। उनका जो अटेंशन का टाइम स्पैन है ना वो भी बड़ा कम है। मैं शायद इसको सही तरीके से बता नहीं सकती क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इसमें माहिर नहीं हूँ, लेकिन आज हम जिस चीज़ के वाले से बात करने जा रहे हैं वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे। और बहुत से लोगों को जब हम कभी कहते हैं ना कि भाई ये थोड़ा सा ये मसला है थोड़ा बहुत, तो वो लोग कहते हैं अच्छा ये ऑटिज़म का मसला तो नहीं है। ऑटिज़म उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ऑटिज़म की स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब आप कहेंगे कि डरा तो दिया, क्योंकि मैं भी लिटरली जब मैं ये सोच रही थी ना कि हमने ADHD का टॉपिक करना है तो मैं अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने लगी कि मेरे बच्चे को ADHD तो नहीं है। माँ हो ना, आपको परेशानी होने लग जाती है क्योंकि बच्चों में बड़ी एनर्जी होती है। आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और इसका हल भी है। हल कैसे होगा इस हवाले से भी आपको बताएंगे। मेरे साथ बड़ा माहिर पैनल यहाँ पे मौजूद भी होगा। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा और आपने फिर उस पर करना क्या है, ये शो में मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अमारा नवीन साहिबा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी हैं और रेमेडियल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। सुकैना हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल नीड्स ट्रेनर हैं और ये थेरेपिस्ट कंसल्टेंट भी हैं। सादिया नासली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ मैरिटोरियस ECE यानी कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में मारिया खुरम जो यहाँ पे एक मदर भी हैं, और हम इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने अपने बच्चे में, क्योंकि इनके आपका बेटा ऑटिस्टिक का बच्चा ऑटिस्टिक है, तो इनको कहाँ पता चला। क्योंकि देखें, एक मैं बात आपको पहले से बता दूँ, हम ऑटिस्टिक वर्ड से डर के भाग जाते हैं, डर जाते पता नहीं क्या है। ADHD में लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। पिछले दिन आपको याद है फिल्म आई थी लीच, उसमें मीसम रज़ा हैं। मीसम रज़ा ने बताया कि वो ADHD हैं। मतीरा हमारे शो में आई, उन्होंने बताया कि जी शी इज़ ADHD। ठीक है, उसके बाद आपने गुड डॉक्टर नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखी है? नहीं देखी तो आज ही देखिएगा, वो भी एक ऑटिस्टिक होता है लेकिन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि भी ऐसा नहीं है कि ये लोग कामयाब नहीं होते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि अगर हम जो ADHD की बात भी कर रहे हैं और आप लोग बड़े आसान अल्फाज में लोगों को समझाइएगा, ADHD क्या है और ये ऑटिज़म से कैसे डिफरेंट है? देखिए, दोनों के जो अब सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह हम डायग्नोस करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वी आर लकी कि अब पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग्स मौजूद है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ADHD है या ऑटिस्टिक है तो आप इजीली किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, या जो भी आपके काउंसलर्स हैं उनके पास आप जा सकते हैं। राइट, ADHD जो है वो जिसको अपने नाम से जाहिर करता है कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और उनको आप आराम से 3 से 4 साल की एज में भी डायग्नोस कर सकते हैं। राइट, जब हम ऑटिस्टिक बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा पर्सनल सोशल इमोशनल इश्यूज आते हैं, जहाँ पे वो सोशलाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ये उनके सिम्टम्स हैं। सो थोड़े से अलग हैं, लेकिन कुछ इनके कॉमन साइंस भी होते हैं जो कि कुछ हम यंग एजेस में भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कुछ ऐसे जिनके लिए आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होती है। वो आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, वो आप उनका नाम भी लेंगे तो वो आपकी तरफ नहीं मुतवज्जा होंगे। सो कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो इनकी यंग एज से ही आप डायग्नोस
डायग्नोस कर सकते हैं ईजिली घर पे अगर आप पेरेंट हैं। अदरवाइज स्क्रीनिंग की सहूलत अब हर जगह है, हर हॉस्पिटल्स में है, तो आप वहाँ जाके करवाना चाहें अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं। और अब तो इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सर्च नहीं कर सकते, सो थोड़ी बहुत सपोर्ट उससे भी ली जा सकती है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो एडल्ट ADHD क्या ये मुख्तलिफ है जो बच्चों में ADHD होता है उससे? इट्स सेम, लेकिन वो फिर आगे जाके लाइव में डायग्नोज होता है। जिस तरह मैं अपना मेरी एक फ्रेंड है जिनके बेटे अभी इस वक्त UK में पढ़ रहे हैं और उनको अब इस एज में ग्रेजुएशन करते हुए वहाँ पे डायग्नोज किया गया कि आप ADHD हैं। तो वो लेटर एजेस में जाके होती है, बहुत क्लियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, एकदम से एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा फील होती है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी कोई टास्क मिला है और आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं उसके ऊपर और आप बहुत एक्टिव हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप खुद भी लेटर एजेस में अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ मुझे स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए है, तो आप डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स वही होते हैं, लेकिन थोड़े से वर्स कह सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि जिनको ADHD हो वो दिमागी तौर पे या फिर अगर करियर में आपसे कहीं पे भी पीछे जो हैं बहुत सारे हमारे अपने, जिस तरह आपने भी कुछ नाम लिए प्रोग्राम के स्टार्ट में, सो बहुत सारे लोग बहुत सारे सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बच्चे दे कैन डू एनीथिंग अगर हम उनको सपोर्ट करें, उनको प्रॉपर स्कूलिंग में उनको प्रॉपर तवज्जो मिले, अगर आप उनको पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रॉपर आप उनकी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान स्कूल में बनाते हैं, तो वो चीज़ आगे जाके उनको सपोर्ट करती है। दे कैन डू एनीथिंग अ नॉर्मल चाइल्ड कैन डू। अच्छा ज़्यादा से आप थेरेपी भी करती सो कहना, तो मुझे आप ये बताएं कि ADHD में सबसे सिवियर लेवल क्या हो सकता है और सबसे ऐसे लेवल जो आप अननोटिस चला जाए? ADHD मोस्टली डायग्नोसिस की एज जो हम कहते हैं वो नियरली 4 years होती है, ठीक है। ऑटिज़म स्टार्ट फ्रॉम 18 months ऑनवर्ड, या 2 years तक, सही है। समटाइम्स ये ओवरलैप भी करता है जस्ट बिकॉज के सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। स्पेक्ट्रम पे ये होता है कि बच्चा जो है वो जेनेटिक भी हो सके क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके अंदर तीनों थेरेपीज़ की नीड होती है। अच्छा सर, ये बात करते हैं, आपने बोला ना कि जेनेटिक भी हो सकता है, इसका मतलब है हम जो कज़न मैरिज बारे में देख सकते हैं वो रीज़न भी कोई मौरूसी खानदान में बीमारी चली आ रही है तो हो सकता है वो बच्चे में आ जाए। जी बिल्कुल, मौरूसी भी हो सकता है और मौरूसी ही ज़्यादातर होता है। मगर आजकल आपने देखा होगा पैंडेमिक के बाद स्क्रीन ऑटिज्म की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ये क्या है? स्क्रीन ऑटिज्म का ये है कि पैंडेमिक में जो दौरानिया आया कुछ हद तक अच्छा भी रहा कि हम फैमिलीज एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गई, बट एट द सेम टाइम बच्चों को हम ज़ाहिबत स्क्रीन से दूर तो नहीं रख पाए। पढ़ाई हो, अम्मा को घर में अगर काम करना है, जो टाइम स्कूल में गुजरता था अब वो किस तरह बिजी करेंगे, बाहर तो नहीं जा पा रहे। तो वो स्क्रीन पूरा स्कूल मोबाइल पे आ गया, टैब्स पे आ गया, तो मुसलसल बिजी होते थे। अब आप देखें बच्चों की लैंग्वेज इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो एक्सेंट रोबोटिक हो गया, राइट। तो वो स्क्रीन ऑटिज्म भी एट ए टाइम डेवलप हुआ, सही है। अगर आप ऑटिज्म की बात करें तो इसके ऊपर 3 थेरेपीज होती है जब अर्ली इयर्स में, जैसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर रेड फ्लैग्स ही कुछ, पहले रेड फ्लैग्स मुझे बताएं। अच्छा, ऑटिज्म की अगर रेड फ्लैग्स की आप बात करें तो हर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, वैसे सही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है। एक तो ये है कि उनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, या तो हाथों की फ्लैपिंग होगी या घूमना होगा या कुछ फ्रेजेस या कुछ जुमले बार बार दोहरा रहा है, सही है। दूसरा आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट इतना देर तक नहीं होगा जितना हम न्यूरोटिपिकल लोग रख पाते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, बट ज़रूरी नहीं है। वही मैं आपसे कहूँगी हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट, क्योंकि कुछ आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं कि वो अगर फ़ोन में लग जाए या टेलीविजन में या कार्टून देखने में लग जाए, आप उनको बुलाएं तो वो नहीं देखेंगे आपको, जब तक उनके अपने मतलब की चीज़ नहीं होगी वो नहीं देखेंगे आपको। मदीना, एक और बात आपको पता है, 16 साल की उम्र में जाके ऑडिटरी प्रोसेसिंग पूरा सिस्टम डेवलप होता है। तब हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये ऑटिस्टिक है क्योंकि तो सुनता ही नहीं है। आपने देखा 13-14 साल के हमारे बच्चे होते हैं, हम बार बार पुकारते हैं तो वो जवाब नहीं देते, हम कहते हैं सुनता ही नहीं है। इट्स अबाउट ऑडिटरी, सुनाई तो दे रहा बट प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके कान पे आवाज़ पड़ रही है लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि मुझे जवाब देना है, क्या करना है, क्या कर रहा है। तो वो ये नहीं होता कि वो बदतमीजी है, क्या है, मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जस्ट एड ऑन कर रही हूँ कि समटाइम्स हम टैग कर, कुछ चीज़ों को देख के, कुछ सिम्टम्स को देख के हम बच्चों को टैग कर देते हैं। मुझे बताएं, जहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता होगा वहाँ पे तो ये बच्चे और ज़्यादा तकलीफ में आ जाते होंगे, क्योंकि माँ बाप, जैसे हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि बच्चों को फ़ौरन ही लेबल कर दिया जाता है कि बदतमीज़ बच्चे हैं, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। वो माँ के लिए भी ऑफकोर्स बड़ा तकलीफ होता है, वो
मतलब बच्चा तो ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर ही रहा है, आपको मैं आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मदिया, मैं गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ एज अ ट्रेनर DEPT। ये इंटीरियर सिंध के और सिंध के पूरे एरियाज़ को रिलेट करता है। इंटीरियर सिंध में जितने स्पेशल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आपकी सोच है उसके अंदर ऑटिज़म से लेके ASD से लेके डिस्लैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डाउन सिंड्रोम, IQ लेवल चैलेंज्ड है, ये किसी भी तरह के स्ट्रगलर्स वहाँ मौजूद हैं। आप बिलीव करें वो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड है। तो वो स्कूल में उन बच्चों को लाने के लिए गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स को 2000 माहवार देती है। और अभी कराची में लेटली DEPT ने सेक्रेटरी साहब और एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने एक मंसूबा बनाया है जिसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स को वो इंक्लूसिव कर रहे हैं, उनके लिए वो फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ रिसोर्सेज दे रहे हैं। उसके बदले में सिर्फ एक काम करना है, MOU साइन करना है कि आप इन बच्चों को इंक्लूड करेंगे ताकि वो एलिनेटेड ना हो जाए। ये मैं तो डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए भी कहती हूँ, ट्रेनिंग है। हाँ, क्योंकि मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए भी कहती हूँ कि भाई आप उनको इन्हीं स्कूल का पार्ट बनाएं, आप चाहे स्कूल में कोटा रखें ताकि वो बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर सकें। वरना तो हम उनको उन्हीं की दुनिया में रखेंगे कि भाई डाउन सिंड्रोम बच्चा डाउन सिंड्रोम स्कूल में जाएगा, फिर उसी से इंटरेक्ट करेगा। एग्जैक्टली, आपको उनको सेग्रीगेट नहीं करना, आपको उनको इंक्लूड करना है। देन फिर आपका स्पेक्ट्रम पे आप मजीद पूछ रहे थे, कुछ चीज़ें हैंड फ्लैपिंग है, जेस्चर्स है, कुछ सोशल एंग्जाइटी होती है, सही है, और दूसरे सेंसरी इश्यूज होते हैं। अब तेज़ लाइट है, तेज़ आवाज़ है, ट्रिगर करती है, कपड़े के टैग या कुछ सर्टन फैब्रिक्स कुछ उन्हें चुभेंगे या इरिटेट करेंगे, खाने के कुछ चीज़ों के साथ उनके इश्यूज है, कुछ मखसूस ग़िज़ा वो खाना पसंद करेंगे। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जो मेरे पास थेरेपी के लिए आ रही थी, वो मुसलसल 5 साल से सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ पे थी। शदीद गर्मी में वो सिर्फ मोटे कपड़े पहनती थी और ब्लैंकेट लेती थी। यानी मैं आपको, अगर अर्ली एज में हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो मैं आपसे कहती हूँ हमारे तो सिंध में ही इतना काम हो रहा है। अच्छा, आप लोग हमें जो देख रही हैं, जो माएँ, आप लोग हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और यहाँ से आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई आपने बच्चे पर तवज्जो कैसे देनी है और बच्चे की थेरेपी जो है वो कैसे हो सकती है। अच्छा मारिया, आप मुझे बताएं कि आपको कब पता चला कि आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है? एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं और दोनों ऑटिस्टिक हैं। एक जो है बड़ा वाला ही इज़ 14 years old, उसका माइल्ड है, और जो छोटा है इज़ 9 years old, उसका मॉडरेट है, थोड़ा उसका ऊपर है। जब मुर्तज़ा का डायग्नोज हुआ आई थिंक 2010 में, उस वक्त इतनी नॉलेज बिल्कुल भी इनफैक्ट नहीं थी, ना स्मार्टफोन्स थे ना गूगल, कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं था। मुर्तज़ा थोड़ा हाइपर था, थोड़ा इधर उधर भागना उसमें था, और जो और लड़कों के बारे में कहा जाता है लड़कों में एनर्जी बहुत होती है, आ जाएगी स्पीच, आ जाएगी, अभी नहीं तो फिर आ जाएगी, स्पीच का भी इशू था। आपके बच्चे में स्पीच कितने अरसे बाद आई थी? अच्छा, मुर्तज़ा का ये था कि मुर्तज़ा की पहले स्पीच थी, फिर एट द एज ऑफ 2 उसमें स्पीच कम हो गई थी, बिल्कुल गायब नहीं हुई थी लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और उसके वो लाइन अप करना चीज़ों को, आवाज़ नहीं सुनना, आई कांटेक्ट, अब तक उसका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है। और जो दूसरा जो अच्छा बड़ा जो बेटा था, उसको फिर मैंने स्कूल डाला कि देखते हैं क्या होता है। तो लकीली उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने आई थिंक 1 महीना भी नहीं गुजरा था, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। मतलब कि हम लोग परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ है, हमने सुनी नहीं थी पहले, सर्च करना शुरू करा अपनी तरफ से। बहुत ज़्यादा था, ज़रा सी भी सी कुछ चीज़ है। मैं बता रही ना कि इस शो के आगाज़ से भी जब मैं भी ADHD की जो पढ़ी थी कि जी क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैं ना, और तकरीबन 2-3 हफ्तों से हम शो के, महीनों से इनफैक्ट शो के वाले से बात कर रहे थे, तो मैंने अपने बच्चे को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मतलब माँ है ना, तो माँ परेशान हो जाती है, उसको फ़ौरन जैसे बच्चे के साथ कोई मसला ना हो। तो जब आपको ये बताएगा कि ये मसला है, तो कितना आपके लिए वो था कि ना, इसने आपको तकलीफ दी? आपको बहुत ज़्यादा। हाँ। हम लोग, हस्बैंड तो एक टाइम तक डिनाइल पे रहा, नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ नहीं कुछ है मसला, रोए धोए, लेकिन फिर एट द एंड ये हुआ कि कुछ करना है। हाँ। इस तरह से बैठ नहीं सकती मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना और देखूंगी मुर्तज़ा को, फिर आप इसका असेसमेंट कराएं। फिर 1 महीना उन्होंने रखा, उसको ऑब्ज़र्व करा मुर्तज़ा को, फिर उन्होंने कहा कि अब आप इसका असेसमेंट करा लें। मैं फिर आगा खान गई हूँ, वहाँ पे शाज़िया इब्राहिम, नहीं शाज़िया इब्राहिम थी, जब नाम गलत मैं ले रही हूँ, है तो उनसे, उनकी टीम है पूरी, उनका मेरे ख्याल से 4 घंटे का असेसमेंट था मुर्तज़ा का। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे, उन्होंने कराया, सब देखा, OT देखी, स्पीच का देखा, बिहेवियर देखा, सब देख के फिर एक रिपोर्ट उन्होंने बना के देगी कि आपके बेटे को माइल्ड ऑटिज़म है।
बस उसके बाद से फिर सारी हमारी जर्नी शुरू हो गई, थेरेपीज़। अच्छा, उस वक्त थेरेपीज़ का मुझे नहीं समझ में आता था, उस वक्त सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, तो मुर्तज़ा की थेरेपीज़ एक सच हुई नहीं। उसने वो टीवी देखता था बहुत, अच्छा यूट्यूब, उसने इंग्लिश जो है वो बेबी टीवी से सीख ली और उर्दू जो है उसने जान टीवी से सीख ली। वो अभी भी, जबकि इस 14, वो अभी भी यूट्यूब वाली लैंग्वेज यूज़ करता है। वो हर जगह अपने वर्ड्स को ना सेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ सेट हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैंने पढ़ाई, मुझे पहले ही पता था कि मुर्तज़ा जो है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फोकस का इशू था। लेकिन उसका जो फोकस था वो था म्यूज़िक में। हाँ, म्यूज़िक में अब आप इनसे पूछें मुर्तज़ा, जबकि स्पीच में अभी भी उसको मसला होता है, लेकिन ही सिंग्स वेरी वेल। वो बहुत अच्छा, और वो सिर्फ सुनता है, वो पियानो बजाता है, मतलब कि उसको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर अब दूसरा जो मेरा बच्चा है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे उसके लिए नई रिसर्च करनी पड़ी है क्योंकि मैं परेशान थी कि ये क्या चीज़ है। ये ऑटिज़म बिल्कुल डिफरेंट था। ही इज़ वेरी टिपिकल, उसका नाम हैदर है, ही इज़ वेरी टिपिकल। उसके अंदर ऑटिज़म की हर चीज़ पाई जाती है उसके अंदर। उसका, जबकि आई कांटेक्ट उसका इतना बुरा नहीं है और वो स्पिन भी इतना नहीं करता। उस दोनों का ऑटिज़म बहुत डिफरेंट है। उसमें फिक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये टेबल अभी पड़ी हुई है, कुछ देर के बाद आप ये टेबल हिला नहीं सकती। रास्ते उसे सब याद हैं, इधर से उधर रास्ता हो जाए वो फ़ौरन टेंट्रम थ्रो करता है कि रास्ता क्यों चेंज हुआ, ग्लास चेंज हो गया, ग्लास क्यों चेंज हुआ। चलती भी गाड़ी सही है, रुक गई तो फ़ौरन शुरू। अब वो हमने मुड़ना था, मेरे हस्बैंड इंडिकेटर देना भूल गए, तो वो हाथ चला रहा कि इंडिकेटर क्यों नहीं याद दिया, उधर से मुड़ना है, वहाँ का इंडिकेटर दो। वो मेरे लगता है, मैंने कहा इसको आगे बिठा दें, ये गाड़ी चला लेगा। वो कह रहा है गेयर आगे करो, गेयर से चलाओ, गाड़ी चलाओ। स्मार्ट दोनों बहुत हैं। इन दोनों में बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं होते, लेकिन मैंने जो देखा है कि ज़्यादातर ये लोग बच्चे जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा। मुर्तज़ा, मैं उसको कहती हूँ इज़ अ जीनियस। वो जिस फील्ड में मैं उसको डाल दूँ वो कर लेगा। उसे इतनी, दोनों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है। इन लोगों में मैंने ये चीज़ भी नोट की है, इन लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है। वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो सब देख रहे हैं, एक नज़र में भी भांप लेते हैं फ़ौरन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपसेट हूँ, वो मुर्तज़ा मेरा पहचान जाएगा, क्या हुआ है मामा, क्या हो गया, आप ऐसी हो रही है। वो एक एक चीज़ मेरी ऑब्जर्व करता है, मामा आपने नया ड्रेस पहना है, आप अच्छी लग रही है, इस तरह का है वो। बहुत लविंग। लोग मुझसे कहते थे कि नहीं, ये लोग लविंग नहीं होते, ये लोग केयरिंग नहीं होते, इन्हें टच पसंद नहीं होते। हाँ, ये भी बहुत बच्चों में होता है जो नहीं करते, लेकिन बहुत से बच्चों में ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें हग भी पसंद है, वो आपको किस भी करेंगे, हग भी करेंगे, आपसे अटैच हो गए तो बिल्कुल बस आपके ही हो जाएंगे वो। और इन दोनों में मैंने यही चीज़ देखी है कि दोनों बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। वो आपको, उन्हें टच से इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे भी जिनको होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मैंने देखा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको वाकई टच जो ट्रिगर करता है। एक कॉलर हमारे साथ है, मैं उनको ऐड कर लूँ। हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, मेरा ये सवाल है, मेरा नवासा है तकरीबन 3.5 साल का, और वो मतलब हर तरीके से एक्टिव है। डॉक्टरों को जितने भी अच्छे यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से दिखता है, वो बोलता नहीं है, मतलब इतना बोलता है नाना नानी, मतलब वो पूरे जुमले नहीं बोलता है। तो अभी हमने स्पीच थेरेपी भी कराई, वो कहती है सही है, लेकिन थोड़ी सी फिर स्कूल में सितंबर से अभी स्कूल भी भेजने लगे ज़बरदस्ती, उनको कहा कि ले लो ताकि बच्चों में बैठेगा तो कुछ बोलेगा। तो ये क्या वजह है? हर डॉक्टर यानी समझता, हम खाली बात करते हैं कि हुसैन की चीज बैठने से तो जाके ले आता है, मतलब इतनी हर चीज, हर 100% जो है ना परफेक्ट है, सिर्फ बोलता नहीं है पूरी से। अब छोटे मोटे जुमले बोलता है, बस ये सवाल। शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे बताएं, इनसे ना मुझे याद है, मेरे अपना कज़न, वो बहुत ही, वो कहता है जो सही मुहावरा इस्तेमाल होता है, आफत का परकाला। वो 3 साल का था, वो कुछ वर्ड नहीं बोलता था, सिर्फ बोलता था ना ना। आज वो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी में जॉब भी कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त, और वो जब वो बोलता तो हम कहते बस ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बच्चा। तो कहीं ऐसा भी होता है कि वैसे बच्चे को थोड़ा कुदरती तौर पर थोड़ा सा डिले आ जाता है, लेकिन वो सही हो जाते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। ADHD क्या है, और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, क्योंकि माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, माइल्ड ऑटिज़म भी होता है, मॉडरेट भी होता है, इनको डील कैसे करना है। और सबसे पहले हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे
कि जब आपको इस बात की आगाही आ जाती है कि हाँ मसला ये है, यानी कि एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस कितनी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जितनी जल्दी आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी उतनी जल्दी आप उसकी थेरेपी, आप उसके इलाज की तरफ भी बढ़ने लग जाएंगे। हमारा मुझे बताएं, हम जैसे ही बात ब्रेक में भी कर रहे थे कि ये एक डिसऑर्डर है, ये एक इलनेस नहीं है, तो ज़रा इसमें भी आप ज़रा लोगों को गाइड करें, क्योंकि यहाँ पे लोग वाकई परेशान हो जाते हैं कि अच्छा जी अगर इलनेस है तो फिर इसको कैसे ट्रीट करना है, डिसऑर्डर है तो उससे कैसे निपटना है। To put it in simple terms, actually disease is something जो आपने medicines ली, बहुत इसको आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ सके, हर बंदा समझ सके। तो कोई भी बीमारी हमें होती है, आप हेडेक ले लें, आप ब्लड प्रेशर ले लें, हार्ट डिजीज़ ले लें, तो यूजुअली ये सिम्टम्स और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप दवा लेने से रिड्यूस कर पाते हैं। बट जो समझने की चीज़ है वो ये है दैट ADHD हो, स्पेक्ट्रम हो, या any other neurological disorder, it's a disorder. It's something that जो हमारे ब्रेन में वायर हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी हम नहीं चेंज कर सकते। अगर कोई एग्रेसिव है तो वो दवाएं खाने से चेंज नहीं होगा, राइट? तो इसी तरह अगर कोई हाइपर एक्टिव है, कोई हाइपर इमेजिनेटिव है, या कोई शाय है, इंट्रोवर्ट है, जिसको सेंसरी इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें दवा लेने से नॉट नेसेसरीली सही हो सकते हैं, एंड समथिंग टू टेक केयर ऑफ। ये कभी आपकी पर्सनालिटी से जाता नहीं है, बट इसमें डरने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो डरने, अगर ये कोई डिसऑर्डर है और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है तो ये तो आपके नुकसानदेह नहीं। बट एज मिस मैम सुकैना ने भी बताया कि देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन दिस। अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो वहीं ऑन द सेम साइड इन बच्चों में बहुत स्ट्रेंथ भी होती है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ASD, जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं, दे डू हैव सोशल एंजाइटी। वो आमतौर पे कम्युनिकेशन करने में शाय होते हैं, दे आर रिजर्व, दे आर वेरी सिलेक्टिव, हर किसी को हग नहीं करेंगे, they need to create a bond, but at the same time we have got so many students who are high functioning. I deal with students on daily basis जिसमें मुझे उनके लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट्स, एक्स्ट्रा एक सेपरेट मुझे सिलेबस, एक डेली प्लानर लेके चलना पड़ता है, बिकॉज जो आम स्टूडेंट्स काम they take 40 minutes to do it, they are done and dusted with in 20 minutes without the need of reinforcement. एंड आई नीड टू, मुझे उनको एक्स्ट्रा काम देना पड़ता है, मुझे एक चैलेंज अप करके उनको क्वेश्चंस प्रेजेंट करने पड़ते हैं। आप ये बात करें जो ADHD जो बच्चे हैं, yes. वो इतने क्विक होते हैं कि वो काम जो एक नॉर्मल बच्चा 40 मिनट में कर रहा है, वो 20 मिनट में वो काम कर रहा है, कर लेते 20 मिनट भी मैं कुछ बच्चों के लिए ज्यादा बोल गई हूँ। कि वो इतने शार्प होते हैं। It's all देखिए ना, क्योंकि हम देखिए हम परेशान ही हो रहे हैं ना कि डिसऑर्डर है, अच्छा वो पीछे रह जाएगा। इट्स जस्ट, अब समझने की बात ये कि उनकी जो ब्रेन वायरिंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन चीज़ों को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया मुख्तलिफ है। यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल एजुकेशनल नीड, आई रियली बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड नेसेसरीली जो स्पेशल है। आई बिलीव द पर्सन जो सिखा रहा है उसको, या जो ट्रेनर है, वो भी इतना ही इक्वली स्पेशल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। पेरेंट्स कितना टाइम लेते हैं इस बात को समझने में, या जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि जी ये मसला है, आप असेसमेंट करवा लें, सो वो क्या कंफर्टेबल होते हैं, वो बात मान लेते हैं, या वो रेजिस्ट करते हैं? मेजॉरिटी केसेस में पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जब एडमिशन्स के टाइम पे समटाइम्स जब हम पेरेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हाइड करते हैं ताकि स्कूल को पता ना चले एक बार मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। अगर एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है, अगर हम बाद में पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे शेयर करते हैं कि ये हमें लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, हम इस पर काम कर रहे थे, एंड वी वांट यू टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ये स्क्रीनिंग के लिए आप चले जाएँ, तो एक्सेप्टेंस बहुत कम आती है। ज़्यादातर फिर स्कूल को अक्यूज़ किया जाता है कि आपने मेरे बच्चे को लेबल कर दिया, आप कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्पेशल एजुकेशन की उसकी ज़रूरियात हैं, या आप एज अ स्कूल उसको लेबल कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस कम है। देखें जितना जल्दी बीइंग अ पेरेंट, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने जब इनको पता चला बीइंग अ पेरेंट कि इनके बच्चे के साथ जो भी इशू है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस बच्चे का जल्दी उसको थेरेपीज़ के लिए लेके जा सकते हैं। उसके लिए अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी स्पेशल एजुकेशन नीड्स के स्कूल से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जहाँ
जहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनता है उन बच्चों का। इन बच्चों को अलग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये बच्चे बहुत जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। सो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों को बेसिकली आपने टास्क बहुत छोटे देने होते हैं, बिकॉज दे आर हाइपर एक्टिव। सो दे नीड अ टास्क जो कि क्विक हो जाए और उसके अंदर आपको ब्रेक्स देने होते हैं फ्रीक्वेंट, अदरवाइज दे कांट सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड कि इसमें आप बहुत देर उनको बिठाएं। तो पेरेंट्स की एक चीज़ है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे कॉलर की कॉल आई थी, वो अपने नवासे के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि वो अभी बोलना शुरू हुआ, समझता है वो सारी बात है। तो आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल उनका स्पीच डिले का इशू होगा कि वेट करना चाहिए? यस, अगर उनके बाकी सारे डायग्नोसिस क्लियर है, उन्होंने स्क्रीनिंग करवा लिया, सब कुछ है, जस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जैसे आई थिंक ही सेड कि स्पीच थेरेपिस्ट ने भी कहा है कि चल हो जाएगा आगे जाके। तो एक और चीज़ होती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड। तो जैसे मैंने आपको ऑडिटरी का कहा, ठीक है, इंसान की हर सेंस जो है उसके ऊपर अलग से भी इम्पैक्ट करती है, उसको हम ADHD या स्पेक्ट्रम पे नहीं डाल सकते। हो सकता है वो बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड पे हो, डिलेड माइलस्टोन्स हो, ठीक है, चलना देर से सीखा, बोलना देर से सीखा, गर्दन देर से ठहराई, क्रॉलिंग देर से हुई, ठीक है। सो ये डिलेड है, और अगर स्पीच थेरेपी का ऑप्शन है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छा, स्पीच में भी लोग मिक्सअप कर देते हैं वोकल और वर्बल को। वोकल अगर आप याद रखना चाहें तो इट्स विथ वोकल कॉर्ड, जहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं, जुमले कह सकते हैं, 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंसेस, और वोकैबुलरी बच्चे की बिल्ट है। अब आ जाते हैं वर्बल। वर्ब से आप ले लें जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज। तो बच्चे या तो आपको ये देखना है वोकल है या वर्बल है, बातों के जरिए आपको अपनी बात पहुंचा रहा है, या जेस्चर, साइन लैंग्वेज, या एक और होता है जो हम स्पेक्ट्रम पे यूज़ करते हैं, जिन्हें, या लैंग्वेज जिनकी नहीं होती, हम लोग पैक सिस्टम यूज़ करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कार्ड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? जैसे भी हमारे सामने चल रही है, ये है नहीं तो खर्च वो आगे दूसरा पिक्चर एक्सचेंज कार्ड सिस्टम। ये होता है कि डेली लाइफ की जो भी पिक्चर्स होती है इनिशियली बच्चे को, पेरेंट्स की, उसका खाना पीना, हर चीज़, ईच एंड एवरी थिंग ऑफ डेली लाइफ की पिक्चर लेके उसका एल्बम क्रिएट किया जाता है। फिर बच्चे को अगर सपोज इफ चाइल्ड इज फीलिंग हंग्री तो वो खोलेगा और फ्राइज पे हाथ रखेगा। तो दैट्स, तो इट नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट एंड फॉर द चाइल्ड एज वेल। तो इसके लिए तो मतलब पेरेंट्स की भी पहले थेरेपी की ज़रूरत होगी, काउंसलिंग। मैं आपसे वही कहती हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स वही बात है ना कि बच्चे माँ बाप के लिए सब कुछ होते हैं, और वो तो बच्चे को ज़रा सी चोट वो उनको लगता है कि ना लगे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें वो उनके फ्यूचर को लेके परेशान हो, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा साथ नहीं रहते, बिल्कुल, तो उनको होता है कि हम ऐसे ट्रेन कर दें कि exactly, और हो भी चाहता है। ये सिर्फ हमारी सोच है, जो हम सोच रहे हैं हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, हम जिसने ये बच्चा भेजा है उसने उसके लिए कुछ सोचा होगा ना। बेशक। आफियत हमारे साथ कॉलर है जी पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम आफियत। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। प्लीज़ इनकी आवाज़ बढ़ा दीजिए, मुझे इनकी आवाज़ कम आ रही। जी आफियत, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ये पूछना ये कि क्या मोबाइल ऐसा असर बच्चे पे डालता है कि ये हमारा रवैया ऐसे हो गया बच्चों के साथ कि ना वो बहुत जिद्दी, मेरा बेटा है तकरीबन 14 साल का, बहुत जिद्दी हो गया आजकल, ठीक है। कुछ दिन पहले उसके पास मोबाइल था, मोबाइल ले लिया आप जैसे फादर ने, तो वो कहना नहीं मानता, पढ़ता नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, ठीक है। कोई बात कहें तो उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता सही तरीके से, ना कोई बात सुनता है। तो मैं कहती थी क्या हमारी वजह से है कि ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल इस वजह से है? सही, ठीक है आफिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सुकन्या। अच्छा, जाहिर बात है शुरू में मोबाइल दे दिया, अब एकदम से आप वो चीज़ लेंगे बच्चे की तो वो तो सामने रिएक्ट करेगा, सही है ना। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम को कट डाउन कीजिए। अगर वो 5 घंटे कर रहा था तो आप उसको आधे आधे घंटे के चंक्स में तोड़िए, ठीक है। रादर देन के आपने पूरा मोबाइल टाइम हटा लिया तो अब आप तो रिएक्शन के लिए रेडी रहे, ठीक है। हर चीज़ को ग्रेजुअल किया जाता है, पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, पहले हफ्ते में मैं आधा घंटा कम करूंगी, दूसरे हफ्ते में 1 घंटा कम करूंगी, इस तरह करके। बट टोटली आप फेड आउट नहीं कर सकते, हाँ। सही है, क्योंकि जाहिर बात है इसके एक अच्छे इफेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है इसका जो आगे जाके हो सकता है। स्क्रीन टाइम के कुछ और फायदे भी हैं, बच्चा रिसर्च कर रहा है अगर स्कूल गोइंग है, सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। हर चीज़ का एक तरीका है, फेड आउट करने के लिए भी आपको उसको ग्रेजुअली स्टेप लेना होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके, तोड़ तोड़ कर। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जैसे ब्रेक में भी आप लोग बता रहे थे कि, और शो में भी आपने बताया कि एक लड़की जो कि बाहर पढ़ने गई है
और उसको वहाँ जाके उसने अपनी असेसमेंट कराई तो उसको पता चला कि उसको ADHD है। ADHD को मैं भी थोड़ा सा पकड़ के कर देती हूँ साइड पे, लेकिन मैं ज़रा ऑटिज़म के हवाले से मैं अगर आ जाती हूँ तो ये जो बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, ये कौन सी फील्ड में भी जो है फ्लरिश कर सकते हैं, ये कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि अगर हमने इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो क्या करना चाहिए हमें? मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगी इनकी पिक्टोरियल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। वर्ड्स जो लिखे होते हैं हम तो शायद अपने बच्चों को ब्लेंड्स के ज़रिए और फोनिक्स के ज़रिए सिखाते हैं। ये लोग वर्ड को देखते हैं, साइट वर्ड्स और रिमेंबर। दूसरे दिन मुझे याद है हमारे पास एक बच्चा आता था, यू वुड रिमेंबर दैट, उसने आज वर्ड देखा, दूसरे दिन आके वो पूरी लाइन पढ़ रहा है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पिक्टोरियल मेमोरी, विजुअल लर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब आप 2 मिनट के लिए देखें, अगर आप वही गुड डॉक्टर सीरीज पे जाएं तो क्या था, उनका माइंड उस चीज़ों की तरफ होगा जहाँ लिखना ना पड़े। लिखना इनके लिए, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, जब भी हम OT की बात करते हैं तो इसके ऊपर इशू होता है। तो ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ लिख के की जाए, पैंडेमिक में हमने देख लिया है। सो जहाँ भी इनकी इमेजिनेशन काम करती है, क्रिएटिविटी काम करती है, जहाँ इनको आप लिखने पे फोर्स नहीं कर रहे, इनको इनकी इमेजिनरी वर्ड में थोड़ा चेक करते हुए आज़ाद छोड़िए। जैसे इन्होंने म्यूजिक जी पकड़ लिया, लोग बहुत इन होता है म्यूजिक में। अच्छा, म्यूजिक बच्चे, क्योंकि हाँ ये अच्छी रिदम के साथ क्रिएटिविटी, एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटिव। इसमें पेंटिंग भी आ जाएगी, इसमें म्यूजिक भी आ जाएगा और इसमें सिंगिंग भी आ सकती है। सही। अच्छा देखिए, ऑटिस्टिक तो है चलो वो बाय बर्थ एक चीज़ आ रही है, जो ADHD है क्या ये भी बाय बर्थ है, या फिर हमारे ऐसे बहुत सारे आसपास के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवामिल है जो कि आपको ADHD बना रहा है? फ़र्ज़ के जैसे फ़ोन है, मुसलसल बच्चों को जो एक्सपोजर है TV की टूवर्ड्स, क्या ये चीज़ें हैं? ADHD के 2 वजूहत होती है। एक तो होता है जेनेटिक, जो हम कहते हैं कि मौरूसी चला आ रहा है, ठीक है, बाप दादा में, चचा में था, पता नहीं चला क्योंकि अनडायग्नोज चला गया। उस ज़माने में तो हम कुछ भी उल्टे सीधे अल्फाज कह के डंडे के जोर पे कर लेते थे और बच्चा चल पड़ता था, अभी तक अनडायग्नोज। एक होता है इन्वायरमेंटल, हालात से, सही है, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग। जब भी हम कहते हैं ना इन्वायरमेंट इज़ द थर्ड टीचर, एक ADHD जो दूसरा टाइप है वो इन्वायरमेंटल भी होता है। अगर हम मज़ीद साइकोलॉजी की डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह इन्वायरमेंट बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी हम कहते हैं ना कि पेरेंटिंग, ये चीज़ें, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो किस तरह एडल्टहुड ट्रॉमा में चला जाता है। सो यस, ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। वी हैव टू लुक इनटू द हिस्ट्री, रूट कॉज देखना पड़ेगा। सही। अच्छा, आपको खुद अपना उसका लगा तुम्हारा कि आपको भी अपनी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ी, या जी हाँ, क्योंकि आप जब रेडी होंगी ओनली देन ऑफ कोर्स फिर आपने बच्चों को सही ज़बरदस्त तैयार करेंगी, क्योंकि टीचर्स भी तब तक पढ़ा नहीं सकती जब तक उनको पता ना हो कि टीचिंग करनी कैसे है, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में घुसना, मैसेज पहुंचाना, लेसन पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बस यही मैं गूगल मैंने बहुत करा है, बाकायदा काउंसलिंग तो नहीं हुई क्योंकि उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट था ही नहीं इस चीज़ का, ऑटिज़म का इतना अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त। तो गूगल करके सब पढ़ के सारा जितना पढ़ सकती थी, मैं भी उसके साथ ही सीखती रही हूँ अपने बेटे के साथ। बहुत सी चीज़ें मैंने भी गलत की हैं, शायद बहुत जगह गलत होंगी, लेकिन उसके साथ मैंने सीखा है, उसको सिखाया जितना कर सकती थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा है कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं ना वो कहते हैं बस पढ़ लिख जाए, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ना लिखना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुर्तज़ा को अब जैसे मैंने पूरा उसको म्यूज़िक की तरफ ही कर दिया, वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, जबकि ही वॉज गुड इन मैथ, इंग्लिश पढ़ लेता था, बट स्टिल उसका वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत गुस्सा आता था उसको। उसका मॉडिफाई होता था सारा सिलेबस, और जितना वो कर सकते थे कोशिश, जितना हम कर सकते थे करा, लेकिन एट दी एंड मैंने यही देखा कि उसका म्यूज़िक की तरफ ही पूरा रुझान है। उसने एट दी एज ऑफ 8 उसने खुद ही पियानो बजाना शुरू कर दिया। वो यूट्यूब पर देखता था और बजा लेता था। इवन क्या उसका ये है कि वो सुनता है और बजा लेता है। अब वो गिटार बजा लेता है। यूट्यूब से सीखा उसने, उसके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा रहा। ब्रिलियंट। इसने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से। वो ऑब्जर्व, मैंने कहा ना उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है उसकी ऑब्जर्वेशन। उसे और चीज़ों का भी बहुत शौक है, वो जोड़ तोड़ करता रहता है, मामा मैं ये सही कर दूँ, मैं कर दूँगा सही। उसको बहुत माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत है, कहाँ से आया है हम में नहीं है इतना। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। वो कहता है मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे आता है, मुझसे सुनो, मुझे आता है सब कुछ। उसके अंदर ये चीज़ बहुत है। तो काउंसलिंग तो नहीं हुई थी, हमने खुद ही करा है सब कुछ। अब मुझे नहीं पता अब होती है काउंसलिंग, नहीं होती, आई हैव नो आइडिया।
लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे थे ना, जो बच्चा से ट्रिगर हो रहा होता है। जी बिल्कुल। आपस में भी लड़ रहे हैं, ऊंची आवाज़ में लड़ रहे हैं, कोई खाने के बर्तन भी माँ ज़ोर ज़ोर से रख रही है तो बच्चा उससे भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि आप ये मत करें। जी जी बिल्कुल। इससे बच्चा तकलीफ में आ रहा है। मेरा जो छोटा बेटा है हैदर, उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं। अगर मेरी थोड़ी सी भी टोन चेंज, अगर जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी टोन चेंज हो जाए, वो फ़ौरन उसका टेंट्रम आ जाता है, वो चीज़ें फेंकना शुरू कर देगा। आवाज़ चेंज ना हो, लाइट्स, लेकिन ही इज़ वेरी स्पेसिफिक कि ये ना हो, आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाए, लाइट्स में कोई चेंज आ जाए, उसे हर चीज़ ट्रिगर करती है। दे डोंट लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे चेंजेस, मैंने कहा ना रास्ता इधर से उधर हो गया, गलती हो गई आप रास्ता क्यों चेंज करा, हाँ आपने क्यों रास्ता चेंज करा, रास्ता नहीं चेंज होना चाहिए। तो उसका फिर यही होता है कि हमें थेरेपिस्ट ने यही कहा कि भाई आपको करना पड़ेगा, वरना सारी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजर सकती। कि अब जाके उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, थोड़े थोड़े वो चेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लगता है। और अब हैदर की क्या एज है? हैदर इज़ 9 years old। अच्छा, और आपके इस पूरे टाइम में आपको आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने, हस्बैंड ने, सब ने बहुत सपोर्ट करा। अब जाके मैं मुर्तज़ा की बहुत वीडियोस शेयर करती हूँ, हर ग्रुप में मेरा बच्चा बल्कि पहचानने लगे हैं लोगों से। तो मेरे कज़न्स में सब देखते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हैदर जो है वो उसका पता नहीं चलता, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, उसका कभी भी मूड ख़राब हो गया, उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। तो हमारा जाना आना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो लेकिन अब मेरे कज़न्स, मेरे रिलेटिव कहें, वो कहते हैं आओ कोई बात नहीं, अगर वो कुछ करता भी ना हम देख लेंगे, हम हैंडल कर देंगे, लेकिन तुम आओ हमसे मिलो, बच्चों को निकालो, शायद इस वजह से वो ऐसे हो रहे हैं, जो उनको जितना समझ आता है। लेकिन लोगों का रवैया क्या शुरू से ऐसा ही था? शुरू से नहीं, देखिए रिलेटिव्स तो फिर समझ जाते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो नहीं समझते। कुछ टाइम पहले मैं अपने बेटे को पार्क लेके गई थी, हैदर को। अच्छा वो मिट्टी से खेलना शुरू हो गया। अच्छा मुझे कोई मसला नहीं, वो मिट्टी से खेले, कुछ भी करे, बस मुंह में ना लेके जाए, बाकी सब सही है। मैं उसको देख रही, एक मेड आई हुई थी अपने बच्चों को लेके, दो, वो मैं सामने ही खड़ी हुई हूँ, अपनी वो जो उनकी मैडम थी जो थी, उनसे कह रही कि देखिए कितनी अजीब सी माँ है, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, अपने ऊपर डाला, इसको परवाह ही नहीं है। इस तरह के कमेंट्स, या अगर बीच में कभी टेंट्रम आ रहा है तो लोग अजीब तरह से गौर से देख रहे हैं, आपको अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, बच्चों को अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे होती है हमारे लिए। इसलिए हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा बाहर निकलना, लोगों में जाना, कि उनकी नज़रें ही जो है वो बहुत होती है हमारे लोगों में। इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है लोग, और लोगों को बहुत सारी जगहों में लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रॉपर वर्ड क्या इस्तेमाल करना है या बात क्या करनी है, बिल्कुल कि जो अगले को वो दुख ना लगे। अच्छा, वो जैसे आफियत की हमें कॉल आई थी, और आफियत हमें कह रही थी वही अपने बेटे के वाले से बता रही थी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उनको किस असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए? पहले तो उनको खुद असेस करना चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं बच्चे जिद्दी भी होते थे ना, कहीं ऐसा ना कि हम वो जिद्दी बच्चों को भी कह दें कि नहीं जी आपको ये नहीं इसको ये मसला है। छोटे बच्चे जो टैंटम्स शो करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ उनके खिलाफ कर दी तो वो बच्चे शो करते हैं कि अगर कोई टैंटम है तो इट्स ओके। सो अगर फ्रीक्वेंट टैंटम्स शो कर रहा है, या फ्रीक्वेंटली एक ही, अगर आपको फ्रीक्वेंट आपको लग रहा है कि वो एक ही पैटर्न शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैंटम्स शो कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा असेस करने की। अब तो आपको बजाय कि आप स्क्रीनिंग के लिए जाएँ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि आप खुद एज अ पेरेंट अपने आप को खुद काउंसिल भी कर सकते हैं। सो पहले आप खुद थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिए। अब आई नो बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो खुद ये कहते हैं कि हमने अपने आप को टोटल इस चीज़ को समझाया, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, बिकॉज उस पर हर चीज़ है कि अगर डिलेड माइलस्टोन्स हैं तो क्या होते हैं, किस एज में क्या चीज़ बच्चे को सीखनी चाहिए है, वॉक करनी है, क्रॉल करना है, किस एज में उनकी जो पेंसिल होल्डिंग ग्रिप है कब होनी चाहिए है, फाइन मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। सो अब इतना ज़्यादा वास्ट है ये चीज़ कि आप इजीली इंटरनेट के थ्रू अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, अगर चाहें तो एक पेपर पे वो आप नोट करते जाएं कि आज सुबह इतनी बार ये चीज़ हुई थी, ताकि आपके पास कंप्लीट एक रिकॉर्ड हो। अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं या स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड भी आप मेंटेन करें और फिर जाके आप शेयर। अच्छा, लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जो बच्चे ADHD होते हैं, क्या वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं? आइडियली बनना चाहिए और बिल्कुल बन सकते हैं। इट इज़ अबाउट फैसिलिटेशन। बहुत से स्कूल जैसे मैम सुकैना इज़ ऑल्सो वर्किंग इसी काम की तरफ के वी हैव टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स
जो है फैसिलिटेट हों स्कूल्स में, इंक्लूसिव सेटअप्स हों। लेकिन जाहिर है इनके लिए हमें डिफरेंट थोड़ा IEPs लेके चलना पड़ता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनके सारे ट्रिगर्स को केटर करते हुए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए, बिकॉज जब तक एज अ टीचर मैं खुद क्लास में उस इंडिविजुअल को उसकी अपनी सिग्निफिकेंस और उसकी अपनी शख्सियत के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करवा सकूंगी। तो डेफिनेटली ADHD हो, स्पेक्ट्रम पे हो, डाउन सिंड्रोम हो, दे ऑल कैन बी वेरी वेल मैनिपुलेटेड इन द क्लास, बट विद फैसिलिटेशंस ऑफ कोर्स, जिसके लिए एवरी स्कूल शुड बी प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स विद द इंक्रीज इन द रेट जो हम देख रहे हैं। तभी आई थिंक आज हम इतने ओपनली वी आर एबल टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स, एंड पहले के मुकाबले में अब काफ़ी अवेयरनेस है, इवन वी कैन नॉट से। और जैसे स्कूल में आपने कहा ना कि इंक्लूड करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि जैसे हमें पता नहीं ना कि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जिनको यही नहीं पता कि मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है, कि अगर आपने किसी बच्चे को ऐसे देख लिया, और माँ तो ऑलरेडी बड़ी परेशान होती है अगर वो पब्लिक प्लेसेस पे अपने बच्चों को ऐसे नहीं लेके जाती, लेकिन अगर वो लेके जाती है तो आप उससे प्यार शो करें और उसको ना वो स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे यहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगी जो खुद कहती हैं कि उनको ADHD है, जिससे आपको पता चलेगा कि ADHD इतनी खौफनाक टर्म नहीं है जो कि हम समझ रहे हैं, बट येस उसके लिए थेरेपी ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बताऊँ कि आज हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि आप भी अपनी गुत्ती से मान लें। एक तो ADHD ये है क्या, और साथ में ऑटिज़म ये है क्या। इन दोनों में थेरेपीज़ किस किस किस्म की होती हैं, बच्चों को डील कैसे करना है, एक्सेप्टेंस इसमें कितनी मैटर करती है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप इलाज नहीं कर सकते। ADHD को लेकर, ऑटिज़म को लेकर हमें लगता है कि हाय पता नहीं ये बीमारी हो जाएगी, पता नहीं बच्चे का क्या बनेगा। बहुत सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो ADHD होते हैं, लेकिन एक साथ में आपको थेरेपी की ज़रूरत चाहिए होती है, तो आप उसकी थेरेपी भी कराते रहते हैं। इवन ऑटिज़म में भी ऐसा ही है कि आपको ऑफकोर्स आपकी थेरेपी भी होगी। और अभी आपको जैसे मेरे साथ जो पैनल मौजूद है बता रहे थे कि ये बच्चे कुछ इतने तेज़ भी होते हैं कि ये नॉर्मल बच्चे से भी ज़्यादा तेज़ चल रहे होंगे। अब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजी के हवाले से भी इश्यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ आप इनको मिक्स मत कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और ब्रेक के बाद हमें मतीरा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मतीरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आप कैसी है? आई एम ग्रेट। अच्छा मतीरा, आपको याद है हमने लास्ट टाइम जब आपके साथ शो किया था एंड यू मेंशन्ड दैट यू आर ADHD। यस आई एम। और उसके बाद से हमने कहा कि यार देखो, हाँ अब हमें 3-4 डिसलेक्सिक हमने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं कि हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं कि नहीं भी, क्योंकि लोग डर जाते हैं ना हम छोटे छोटे टर्म्स की वजह से। तो मुझे ये बताएं कि वैसे आपको कब पता चला कि जी आप ADHD हैं? मुझे ये तब पता चला व्हेन आई वाज अ ग्रोन अप एडल्ट, जब मैं नॉर्मल थेरेपीज और इन चीज़ों के लिए जब आप जाते हो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, सो ये सारी चीज़ें शी सेड डोंट माइंड बट आई सी दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी, उन्होंने एक अच्छी बात भी बताया और बुरी बात भी बताया, दैट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इशू होता है कि जिस तरह कुछ लोग बोलते हैं दैट वी रियली वांट टू डू समथिंग, तो हम पहाड़ भी तोड़कर आ जाएंगे और नहीं करने पर आएंगे तो चींटी को भी भगाएंगे नहीं। सो इट्स इन अस, बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो गिवन सम मेडिसिन्स फॉर इट, जो मैंने एक्चुअली कुछ टाइम तक इस्तेमाल करी एंड देन आई डिसकंटिन्यूड इट, बिकॉज मुझे लगता है अगर कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक क्लच बनाते हो, वो कहीं ना कहीं मेडिसिन सम आपको अपने आप को डील करना भी पड़ता है। So basically, I've learned how to deal with myself. Notebooks रखे हुए, screenshots बहुत होते फ़ोन में. You know, at the same time, my mom knows, everyone knows. But you know, ADHD is not जिस तरह लोग उसको बना देते हैं. It's not a very severe बीमारी. हाँ, ये abnormality नहीं है. It's not an abnormality and एक इंसान को shy नहीं होना चाहिए अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कुछ symptoms है, क्योंकि emotions देखो, जो इंसान ADHD वाला है वो emotions के साथ बहुत ही अलग level पर चलता है. Either हम बहुत ही ठंडे होंगे
या आइदर हम बहुत ही इमोशनल होंगे, देयर इज नो मिडल साइड। एंड वो लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि ये ज़्यादातर बहुत ड्रामा हो रहा है, ये हो रहा है। और बच्चों में ज़्यादातर ये होता है दैट मैंने जिस तरह बोला था दैट बच्चे ADHD वाले होते हैं या ऑटिस्टिक होते हैं, और माओं को ये लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, टीचर्स को ये लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा। सो एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को फिक्स करने के बजाय हम उसको और ब्रेक कर रहे होते हैं। और अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे की एनर्जी एक पॉजिटिव जगह पर लगा ले, देन ही कैन बी द बेस्ट पर्सन। क्योंकि अल्लाह मियाँ जब एक चीज़ देता है तो दूसरी लाइक यू नो जब कोई चीज़ लेता है तो कुछ देता भी है। एंड यू नो द बिगेस्ट पेंटर्स, one of the biggest composers, all of these people have ADHD और autistic बना, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे वो बात करी थी उनका बेटा बड़ा मुर्तज़ा, तो वो माइल्ड ऑटिस्टिक है, तो वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है। वो कहते थे यूट्यूब से पियानो सीखा और उसके बाद अब वो कोई धुन सुनता ही है तो वो खुद से बजाना शुरू कर देता है, उसको नोट्स की जरूरत भी नहीं। इज ओनली 14 years old। तो वही ना, पेरेंट्स को पता होना चाहिए वो एनर्जी कहाँ चैनल करते हैं। अब क्या होता है, आप एक बच्चे को डांटते रहते हो तो वो जो सारी एनर्जी हो जाती है नेगेटिव। फिर जो लोग बोलते हैं कि ये मारता बहुत है, वो अब्यूसिव हो जाता है, या अल्लाह ना करे वो बहुत ही कोई सिवियर कदम उठा ले जो पूरा ख़ानदान उस चीज़ को रिग्रेट करता है। पर इन द एंड ऑफ द डे आप ही उस इंसान को इतना पुश कर लेते हो तब वो इसकी सारी जो एनर्जी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट दिस साइड, यू टेक इट एंड इट बिकम्स इनटू अ ह्यूज बॉम्ब जो एकदम से ब्लास्ट होता है। से तो मुझे बता मतीरा, मतलब एक तो मतलब यू हैव अ करियर माशाल्लाह, देन यू आर अ मदर। हाँ, तो कहीं ऐसा लगा कि ये आड़े कहीं आई है ये प्रॉब्लम? ये बहुत होता है। हाँ, मतलब आई रिमेंबर आहिर के साथ मुझे बड़ा मुझे ये लगता था दैट ऑफ कोर्स वो एक पोस्ट मॉडर्न डिप्रेशन भी होता है, बट बहुत सारी चीज़ें भूलना एट द सेम टाइम, एक जो डर होता है कि यू नो बच्चा गिर ना जाए और ये सारी चीज़ें। पर माई मॉम एंड माई सिस्टर वर रियली देयर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा था दैट शी इज़ नॉट लाइक हर चीज़ बहुत एक लेवल पर चली। क्योंकि जब ADHD इंसान डिप्रेशन पे जाता है वो बहुत सिवियर डिप्रेशन पे चला जाता है। ये भी एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। It's not a very they go like एक नॉर्मल इंसान 2 कदम जाएगा, हम 10 कदम जाकर बैठ जाते हैं। सो ये हमारा एक इशू है। इफ़ यू ब्रिंग अस टू लाइट we will show you a rainbow, but if you darkness पर ले जाओगे then it's just hell for us। ये आपने बहुत अच्छी बात, थैंक यू मतीरा फॉर सेइंग दिस, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये हमने स्प्रेड की डिप्रेशन को भी अगर ये हिट करते हैं तो उनके लिए कितना सिवियर हो सकता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शाहिदा है हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाहिदा जी, मैं बड़ी बात करनी थी उससे, वो ना मेरा बेटा उसको एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज़ एक थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा। इनकी आवाज़ का मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा आवाज़ का थोड़ा इशू सॉल्व करा। दोबारा से मुझे बताइएगा क्या इशू है और रुक के बताइएगा। मैं कह रही मेरा बच्चा ना स्पेशल है, वो ना इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है कि मुझे मारता है, काटता है, चीजें फेंकता है, ना नाश्ता करने देता है, ना कुछ दवाई भी खिलाती हूँ उसे, गोलियाँ भी खिलाती हूँ उसे, लेकिन बहुत ज्यादा बदतमीज है, वो सुनता ही नहीं, किसी बात नहीं सुनता, बस उसका गुस्सा खत्म हो जाए ना, बस ये बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बच्चे की एज क्या है? उसकी 18 साल हो गई है। 18 साल, 18 साल, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ये बचपन से है इनका गुस्से का, या इस टीन एज में जिसे हम कहते हैं 13 से लेके 18 के बीच में हार्मोनल चेंजेस आती है बच्चों में, सही है? तो इस वक्त पे थोड़ा बच्चे ट्रिगर होते हैं। क्या बचपन से गुस्से की तरफ रहे या अब ये शुरू हुआ है कुछ सालों से? नहीं, ये 13 साल आप ठीक कह रहे हो, उसके बाद इस तरह गुस्सा करना शुरू किया है। कुछ चीज़ों से रोका तो नहीं गया था इन बिटवीन जो शुरू में करते आए थे? मैंने तो कभी नहीं रोका इसे, किसी चीज को कहता मैं करती हूँ, इनसे कहता हर वक्त बाहर लेके जाओ, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाओ, रिक्शे में बिठाओ, मुझे घर जाओ। अच्छा, गुस्सा किन वजूहात पे आता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे कॉमन वजूहात क्या है, आमतौर पे किन बातों पे आप देखती हैं कि कोई भी होगी ना, 2 से 3 बातें होंगी इन पे इनको अचानक गुस्सा आ जाता होगा, बता सकती हैं वो क्या है? पहले तो अपनी बाजी को अपनी बहन को देखता था ना, उससे गुस्सा करता था ये।
अच्छा अब भाभी आ गई है इसकी, अब भाभी को देख के नाश्ता करते हैं, हमारा नाश्ता भी कुछ जाया चल जाता है, नाश्ता हमारा पकड़ पकड़ के थक जाते हैं, ऐसे कमरे में बाहर थक जाते हैं। क्या करूं मैं, इतनी परेशान हूँ इस चीज़ की वजह से। Then I think you should go for therapy और प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए because this is not normal. और बहुत दफ़ा ये भी होता है, I'm so sorry, कुछ लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं to be the center of attention, क्योंकि आप लोग ने बचपन से उनके इतने नखरे पाले होते हैं, तो वो बोलते जिन चढ़ गया है हम पर, चुड़ैल चढ़ गई, 100 जिन आ गए हम पर। वो कुछ नहीं चढ़ता, वो बस एक अटेंशन सीकिंग होते हैं जो बदतमीज के लेवल पर जाते रहते बिकॉज द होल हाउस वो जो नार्सिसिस्ट वाली भी चीज में आ जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई में कैसा है आपका बच्चा? कुछ ही नहीं पढ़ता, मैं स्कूल में छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। Maybe it was suppressed. कुछ नहीं पढ़ता, मैं कहती स्कूल छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। अच्छा, तो फिर वो स्कूल वाले कहते हैं कि इसे ले जाओ भी, ये कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी। देखिए ना, अब वो बेचारा जहाँ पे भी जा रहा है सब उसको अपने से दूर करें, स्कूल वाले कह रहे हैं आप ले जाएं, आप उसको कमरे में बंद करें, फिर ऑफ कोर्स कुछ है जो बच्चे को ट्रिगर कर रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप कैसे एनालाइज करती हैं कि प्रॉब्लम को, क्या असेसमेंट है? बेहतर है कि इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बेहतर है। उसी के बाद वो आपको बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो मेडिसिन देंगे, और अगर थेरेपी की नीड होगी और काउंसलिंग की नीड होगी तो काउंसलिंग कर दी जाएगी। एंड आई थिंक टीन्स में बच्चों को कहीं ना कहीं थेरेपी के लिए आपको ले जाना चाहिए। बुलिंग हो बिकॉज वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि टीनेज में आपका बच्चा आपका होता ही नहीं है, क्योंकि ही इज ग्रोइंग, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। मुझे पता है, आई हैव गॉट माशाल्लाह 2 टीन्स एट होम, तो वो एक 16 एंड 1 is 15, तो मैं तो बोलती हूँ तुम लोग तो छोटे वाले है ही नहीं। सो आई थिंक उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, सो इट्स टू लाउड पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है इन दिस मोमेंट। तो ये वाकई। और दूसरी बात ये, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी ज़रा, क्योंकि जैसे वो बता रही हैं कि अपनी भाभी, हो सकता है उनकी भाई की शादी होगी तो एक नया बंदा आ गया, अब उनसे नया बंदा वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा ना, क्योंकि वही चेंज उसको पसंद नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से भी उसको असेस भी नहीं कराया। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए घर वालों को अगर बच्चा कोई ऐसा वायलेंट बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर बच्चा कहीं आपको लग रहा है टैंटम शो कर रहा है, या ये जिस तरह से शेयर कर रही हैं कि गुस्से में आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस, मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट करूँगी, पेशेंस इज़ द की। सो आप बीइंग अ पेरेंट या आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोस पे रखिए, आप उस वक्त उसको इग्नोर कीजिए, एंड मे बी लेटर ऑन यू कैन हैव अ डिस्कशन, और अगर ज़रूरत है तो काउंसलिंग पे फ़ौरन लेके जाइए, बजाय टाइम वेस्ट करने के कि आप उस चीज़ को मज़ीद लिंगर ऑन होने जाएं और आपके सिम्टम्स जो हैं मज़ीद वर्स हों। आई थिंक एक ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान आपको पता चल जाती है व्हेन ही इज़ लाइक 1.5, वो जो लगातार वो जो एक लूप में फंस जाते हैं, वो द नॉइजेस दैट दे डू, उससे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और आजकल का दौर ये हो गया है दैट दे कैन डायग्नोज थिंग्स वेरी फास्ट। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ रही है, दैट ही इज़ ऑन अ लूप, वो एक चीज़ बार बार करता है, जो लोग बोलते हैं यार ये जिद्दी कर अपना सर मार रहा है, नो 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 नो, दिस इज एक्चुअली अ साइन। और वो जो आवाज़ बनाते हैं धू 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 धू, दिस, ठीक है नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, पर ऑटिस्टिक किड्स डू दैट बिट टू मच। सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस उम्र में, अगर आप बच्चे को सही तरह मोल्ड कर लो, बिल्कुल, इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ ईजी, और आपका बच्चा कोई एक अजूबा नहीं होगा। ऑटिस्टिक किड्स आर परफेक्टली नॉर्मल, हमें ये एक्चुअली रखना चाहिए दैट इट्स परफेक्टली नॉर्मल, दे कैन गो टू स्कूल, नॉर्मल स्कूल, क्योंकि आप उस टाइम पर उनको एक तमीज़ लिहाज पर ले जाते हो ना, इसके लिए अर्ली असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप तो नहीं होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, नबीला हमारे साथ हैं सियालकोट से। जी नबीला जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरे बच्चे को आज तक टीवी के डॉक्टर ने बताया है ना। हेलो जी जी जी, सवाल पूछिए।
चलें बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा ना ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ज़रा लाइन के थोड़ा सा इशू ज़रा सॉल्व हो जाए, फिर हम आपकी कॉल दोबारा ज़रा लेते हैं। अच्छा, हम ये ज़रा बात कर रहे थे कि जी जितने अर्ली असेसमेंट हो जाए उतना बेहतर है। तो जब स्कूल्स में जब आप लोग कभी ऐसा अर्ली असेसमेंट, जब आपके पास बच्चे आते हैं प्री स्कूल में भी और जब वहाँ पे भी असेसमेंट होती है, तो फिर आप सिर्फ पेरेंट्स को बताते हैं या पेरेंट्स को ऑप्शंस भी देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर इंक्लूसिव स्कूल है तो उनके पास जो एडमिशन मैनेजर्स होते हैं, जो उनके पास जो शुरू में असेसमेंट पेरेंट के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, वो वहीं पे शेयर कर लेते हैं। इंक्लूसिव स्कूल है, अगर नहीं है तो वहाँ पे वो भी डायग्नोज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट द राइट पीपल। जिस बंदे को इन सारी चीज़ों का, स्पेशल एजुकेशन नीड्स का पता होगा, वही एक बार में डिस्कस कर सकता है। बहुत सारे स्कूल्स अपने पास इसके लिए अपने पास डिपार्टमेंट्स बनाते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स के। उनके पास काउंसलर्स होती हैं, उनके पास सोशल वर्कर्स होते हैं टू डिस्कस दिस। या अगर हमें लगता है इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा आया है, उसमें ये अगर हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम काउंसलर्स को भी साथ बिठाते हैं एंड देन वी हैव डिस्कशन। नॉर्मली पेरेंट्स शेयर कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उन्होंने पहले से स्क्रीनिंग कराई हुई होती है। अक्सर पेरेंट्स, अभी एक चीज़ अच्छा चेंज है कि पेरेंट्स असेसमेंट करवा के आते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट होते हैं उनको ज़रा सा भी शक होता है, सो दे गो फॉर काउंसलिंग, उनकी स्क्रीनिंग करवाते हैं और वो साथ लेकर आते हैं इंटरव्यूज। अच्छा, और जो लोग नहीं कराते, असेसमेंट नहीं करवाते, आपको लगता है कि वो लोग बेसिकली लोगों की बातों से डर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना कि लोग कितने बिला झिझक और बड़ी रुथलेसली कोई बात करते थे कि लो जी बच्चे को और कोई मसला है तो देखा ना कोई गुनाहों का नतीजा है। ये सैडली ये हमारे पॉलिटिशियंस को हमने देखा है कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि लोग इस चीज़ से भी पेरेंट्स घबराते हैं कि कहीं लोग हम ऐसी बात ना करें? बिल्कुल ऐसे ही है, पेरेंट्स घबराते हैं। हर पेरेंट, हम भी पेरेंट, अगर हमें लगेगा हमारे बच्चे को लेबल किया जाएगा कहीं पे भी, तो आप ज़रूर घबराएंगे, आप ज़रूर दो बार सोचेंगे। इसीलिए मेजॉरिटी केसेस में जहाँ पे बच्चियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ये हम भी देखते हैं, हमारे पास भी एज अ स्कूल जब हम डील कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में ज़्यादा जो है ना वो उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं कि लड़की का मामला है, हमारे कल्चर में लेके कि कहीं बच्ची को हम लेबल ना किया जाए, क्योंकि लोग एक बार अगर कोई चीज़ याद रख लेते हैं तो वो उसे भूलते नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना और फिर हमें उनके एक एम्पैथी है जो हमें एज अ स्कूल, एज अ नेशन, एज अ हमारे कल्चर में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें। जिस तरह इन्होंने कहा ये बाहर पार्क में लेके जा रही हैं तो पेरेंट्स अजीब तरीके से लोग देखते हैं, उनको लेबल करते हैं, उनको आवाज़ें देंगे या पेरेंट्स आके पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। सो एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, हमें सिंपैथी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ बस, और सिंपैथी मेक्स थिंग्स वर्स, आपको बहुत बुरा लगते। अभी जो ADHD में उन्होंने बात की कि जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये ख्याल कैसे रखना है कि अगर कोई ADHD को उसको डिप्रेशन ना हो पाए या उसको निकाल कैसे सकते हैं? देखिए, फर्स्ट चीज़ के डिप्रेशन में गया कैसे, कहीं ना कहीं तो फैक्टर्स थे ना। इतना इनका सिवियर डिप्रेशन क्यों होता है? स्कूल में देयर आर 2 रीजंस। राइट, आपके पास एक स्कूल का एनवायरनमेंट है, दैट अदर थिंग इज़ योर होम एनवायरनमेंट। कहाँ तो बच्चा ट्रिगर हो रहा है ना, बुली हो रहा है, वी नो दैट कि बच्चे को बुली किया जा रहा है। और जहाँ तक ADHD की बात है तो मोस्टली तो ये अनडायग्नोज चला जाता है, पता ही नहीं चलता। स्पेशली जो डे ड्रीमर साइड पे होते हैं, हम कह देते हैं इंट्रोवर्ट है, सही है, हाइपर है। अब वो चीज़ दोनों में कॉमन जो है ASD और ADHD में, वो हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, बिहेवियर इश्यूज़ है। इसीलिए जब आप थेरेपीज़ देखेंगी तो उसमें स्पीच आ जाती है, OT आ जाती है और ABA या BT बिहेवियर थेरेपी आ जाती है। सो जब डिप्रेशन, अब एक चीज़ सोचिए कि एक ऑलरेडी अग्रेशन है या बिहेवियर का इशू आ रहा है या लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समटाइम्स इमोशनल में चैलेंज आता है, इमोशन रेगुलेशन में। तो उसके अंदर अगर डिप्रेशन जा रहा है तो किस तरह जा रहा है, वो अपनी बात मे बी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो अपनी बात बता ना पाया, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हुई, चाहे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ या कुछ हुआ, चेंजेस तो आई ना बॉडी में। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से तो आप भी गुजरी होंगी, मैं भी गुजरी होंगी, ये भी गुजरी होंगी, बट जो केमिकल चेंजेस न्यूरोलॉजिकल अकर होती है तो वो ट्रिगर होती है इस सूरत में। तो इसीलिए इसके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं अगर इसको टेक केयर नहीं किया जाए। अकेला हो बंदा, कोई टेक केयर करने वाला ना हो, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई या कुछ ऐसी चीज़ें रही या कुछ इन्वायरमेंट रहा, दैट कुड बी एनी रीज़न ट्रिगर होने के लिए कोई भी एक अच्छा, मैं ना एक जरा आम अल्फाज में जो मुझे समझ में आई वो ये कि हमारा वायरिंग का इशू है यहाँ पे। बिल्कुल वो ठीक है, वो इनबिल्ट है, वो वायरिंग का इशू, आप उसको नहीं कर सकते। अब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से इनको आती भी है। लेकिन जैसे मतीरा ने बात की ना कि जो पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन की, तो मतीरा एक हमारी बहुत सारी ख़वातीन को तो ये बात पता ही नहीं होती। बंदे चले कह देते कि चलो ADHD है, लेकिन जब ख़वातीन पे आती है तो खातून तो माँ भी है, उसे चीज़ें भी चलानी है, तो शी इज़ द वन हु रन्स द एंटायर हाउस। तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है, एंड हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू कि एक तो बेबी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी इतनी चेंज हो जाती है, पता नहीं दिमाग में 100 किस्म की सोचें आती हैं, और फिर देन डिप्रेशन हिट करे।
Well, उस वक्त बहुत ही मुश्किल था. It was really hard. But then I remember my doctor always telling me one thing, that nothing is impossible. And if you want to sit in this, because ADHD में हम ये सिर्फ बुराई देख रहे हैं, लेकिन अच्छा ये है अगर ADHD इंसान को ट्रॉमा मिलता है और वो कुछ टाइम बाद ट्रॉमा को यूं भूलकर आगे भी जाता है, ये एक फैक्ट है. सो जो ट्रॉमा दुनिया को बिठा देगा, इंसान को तोड़ देगा, वो ADHD वाला बंदा शायद अगर रिकवरी करने पर आए 10 से 12 दिन में उसी स्पीड में बाउंस बैक होगा. एंड यू गाइज विल बी लाइक, ओह माय गॉड, इसको वो ट्रॉमा नहीं हुआ था, डिड दैट पर्सन. सो ये एक चीज़ है. सो देयर इज द बैड साइड बट देयर आर आल्सो ग्रेट गुड साइड्स ऑफ इट, कि आप एक चीज़ से रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हो. अगर नंबर 1 आप चीज़ें भूल जाते हो, your brain really puts it right at the back, वो आपका रिकवरी में it helps because आपको पता होता है. yes, थोड़ी चीज़ें होती है जो आप forget कर लेते हो and उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होते हैं. फ़ोन पर रखना, दवाइयों को आगे रखकर फिर उस रूम में ही नहीं जाना. ये मैंने बहुत दफ़ा ये किया है कि दवाई यहीं रखूँगी, सब कुछ यहीं रखूँगी, मैं पासपोर्ट्स टीवी के बिल्कुल पास रखती हूँ, मैं उस रूम में जाती ही नहीं हूँ, सीधा रूम से निकली जाती हूँ. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आई थिंक एक नॉर्मल इंसान भी उस चीज़ से गुजर रहा होता है. लेकिन वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस एनर्जी दैट अगर हम कोई टास्क ले लेते हैं तो जो लोग 4 दिन में करते हैं हम 1 दिन में कर लेते हैं. वही जैसे अच्छा. और मुझे लगता है कि डिप्रेशन भी और क्या ग्रीफ भी जो है वो ADHD को ज़्यादा हिट करता है आपने. इट डज. अगेन वंस अगेन माई डॉक्टर सेड समथिंग रियली नाइस. शी सेड आपका माइंड है, इट डिपेंड्स. आपको बैठना है तो तुम बैठी ही रहोगी. थोड़ा सा अपने आप को पुश करो. एंड आई डिड डू दैट. आई डिड गेट बैक इनटू लाइफ. आई डिड पुश माई सेल्फ अ बिट एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि वो एक व्हील्स आ गया एंड आई रियली मूव्ड ऑफ इट. तो आपके ऊपर होता है. इफ़ यू वांट टू, एक होता है बीमारी को एक तमगा बनाकर यू वांट टू स्लीप ऑन इट, हर चीज़ को उस बीमारी का नाम दे दो, देन दैट्स नॉट इट. तो वो अब तो ये ना लोगों को बताना भी होता है ना कि असल में मेरे साथ ये मसला है. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. जी, ब्रेक के बाद आपको हम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं. ADHD के वाले से बात कर रहे हैं, ऑटिज़म के वाले से बात कर रहे हैं. 2 मैं आपको ना सजेशंस देना चाहूँगी, ज़रूर कीजिएगा. हम ना ऑटिज़म को लेके जब हम नाम सुनते हैं हम इतना डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर का क्या बनेगा. एक है जी बिग बैंग थियरी, ज़रूर देखिएगा. उसमें जो मेन शेल्डन कूपर का किरदार है वो दिखाया कि हाई अचीवर नहीं होता, 14 साल की उम्र में जो लड़का PhD कर लेता है, लेकिन उसको चेंज पसंद नहीं है बहुत सारी चीज़ों का. आप उसकी लाइफ का पैटर्न चेक कीजिएगा. एक वो, और जब वो उनकी बात कर ली थी अपने बेटे के वाले से कि इनके बेटे हैदर को चेंज पसंद नहीं है, और वो फिर बाद में उसको रियलाइज़ भी कराता है कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा. और गुड डॉक्टर, ये 2 सीरीज़ आपके नेटफ्लिक्स से पढ़ी होंगी, ये ज़रूर देखिएगा. वो इतना बेहतरीन डॉक्टर होता है और वो ऑटिस्टिक होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इसको लाइट का फ्लैश करना उसको ट्रिगर करता है, ऊंची आवाज़ उसको ट्रिगर करती है, शोर उसको ट्रिगर करता है, उसको टच प्रॉब्लम है कि वो दिखाते हैं उसके आगे शादी भी होती है, लेकिन वो एक रोबोटिक टाइप की उसकी मोहब्बत होती है, बट हाई अचीवर होता है. सो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग परेशान ना. एक चीज़ जो आपको शायद आइडिया नहीं कि आपका बच्चा अगर घर में आपको मार भी रहा है या घर में आके चीख भी रहा है, तो उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं. हर बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होता. मैं चीज़ों को कितनी जल्दी लर्न करती हूँ, ये कितनी जल्दी लर्न करती हैं, हमारा कितनी जल्दी लर्न करती हैं, मतीरा कितनी जल्दी लर्न करती है, बड़ा फ़र्क है. हर बंदे की अपनी दिमाग की कैपेसिटी है. लेकिन आप बुली अगर आप हो रहे हैं तो वो बुली जो आप, ये मुझे बताएं, ये कितना ऐड कर देता है, ये कितना एग्रीवेट कर देता है चीज़ों को. इसके लिए मैं आपको सिर्फ सिंपल ये कहूँगी, मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब बच्चे और एडल्ट्स आते हैं तो आई गॉट 2 teens who were on the urge of suicides. Why? Because they were being bullied. एक स्कूल गोइंग था, राइट, 9th grade that वो 1, और दूसरा जो था यूनिवर्सिटी में था. एंड बुलिंग की रीज़न क्या थी? मे बी बच्चा स्टार्टर करता था, ठीक है. ओ ये हाँ सही है. एक
the other child was bullying by his own sibling. Can you imagine क्या होता था घर में? पेरेंट्स कंपेयर करते थे। जी जी। जब पेरेंट्स ही कंपेयर कर रहे हैं तो सॉरी टू से इट्स अ बुलिंग। इट्स अ बुलिंग और टॉक्सिक घर का माहौल है भाई। टॉक्सिक एंड थिंक अबाउट द अदर सिबलिंग जिससे कंपेयर किया जा रहा है, वो भी तो बच्चा है। बिल्कुल। हाउ ही इज गोइंग टू टेक इट? ही इज गोइंग टू थिंक दैट आई एम द किंग ऑफ द हाउस। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा जब उसकी फैमिली ही उसको इस अर्ज पे ला रही है, तो उसका सेवियर कौन है? अगेन एक ड्रामा चल रहा है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले टॉक्सिक फैमिली के हवाले से किया था कि जो माएँ भी टॉक्सिक हो जाती हैं और माएँ होती हैं टॉक्सिक और बहन भाई टॉक्सिक होते हैं, और तो मतलब इनको अवॉइड कैसे करना चाहिए। तो फिर मैंने एक ड्रामा देखा जो आजकल फाद मुस्तफ़ा का ड्रामा भी चल रहा है। एग्जैक्टली इसमें वही चीज़ है कि एक बेटे को बहुत प्यार किया जा रहा है। आप स्कूल्स में क्या कर रहे हैं बुली कि बच्चा बुली ना हो, इसको रोकने के लिए? बुलिंग के लिए तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमें एक चीज़ एज अ स्कूल हम करते हैं, नॉर्मली अर्ली ईयर्स का स्कूल हो या जिस भी लेवल का स्कूल हो, जब हमारा साल स्टार्ट होता है, जब हमारा फर्स्ट वीक होता है स्कूल में, तो हम फर्स्ट 2 वीक्स में अपने पास असेसमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं बेसलाइन असेसमेंट। उसमें एक क्लियर टीचर के पास पिक्चर आ जाती है कि मेरे पास ये फर्स्ट एबिलिटी ग्रुप है जो मेरे हाई अचीवर्स हैं, सेकेंड एवरेज ग्रुप मेरा ये है, थर्ड एबिलिटी ग्रुप मेरे पास ये है। वहीं पर आप असेस कर लेते हैं कि आपके पास स्पेशल एजुकेशन नीड्स का भी बच्चा है। एट टाइम्स बच्चे टीचर से भी बुली होते हैं, और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चे बुली नहीं होते हैं। नॉर्मल जो हमारा लो अचीवर है उसको भी टीचर्स कहते हैं इसे कुछ नहीं आता, ये कोई जवाब ही नहीं देता। इवन जब हम सर्कल टाइम निकम्मे वाली टर्म है ना, मैं कुछ नहीं आता, जब भी सवाल पूछो ये इनकी तरफ से जवाब नहीं आता। तो एट टाइम्स आप स्टूडेंट्स तो करते हैं लेकिन स्कूल स्टाफ भी करता है, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती, उन्हें नहीं पता होता कि इन बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज। वही बच्चा होगा जो लाइक बच्चा होगा। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, और टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी हुई है, उनको कितना पता है कि अगर आपके पास लो अचीवर है या आपके पास लो अचीवर है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स का बच्चा है, तो उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हैं, उसके लिए क्या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए। टीचर्स को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग स्टाइल समझने की ज़रूरत है कि क्या ये ऑडिटरी लर्नर है, क्या ये विजुअल लर्नर है, या इसको किनेस्थेटिक लर्नर है, बिकॉज देयर आर सम चिल्ड्रन दोज हु आर एक्टिविटी बेस्ड लर्नर्स। तो अगर एक बच्चा वन नहीं लिखना, उनके दिमाग में तभी बैठेगा। अगर वो वन पेंसिल से नहीं लिखना चाहता, बाय द एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है कि वो वन लिखना सीखे, उसकी फॉर्मेशन सीखे, उसकी क्वांटिटी। तो उसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। आप उस यंग एज में उसको प्ले डो दे सकते हैं। अ चाइल्ड विल मेक अ बॉल, तो उसको आपने क्वांटिटी बता दी, ठीक है। आप उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, तो अगर आपका कोई एबिलिटी ग्रुप है, आपके पास स्पेशल एजुकेशन नीड्स का बच्चा है, तो आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी उसके लेवल के हिसाब से ही डिसाइड करनी है। और अगर आप नहीं करेंगे सो देन क्लास में बिहेवियर के इशूज़ आते हैं, देन बच्चे क्विक फिनिशर्स जो होते हैं वो क्लास में बिहेवियर अपना उनका ख़राब होता है, बाकी बच्चों को तंग करते हैं। तो मुझे तो अभी भी याद है वो क्लास फेलो जब आपका पेपर हो रहा था, जिसकी एक्स्ट्रा शीट्स आ रही होती थी, तो उसको देख के एग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा होता था कि भाई ये इसको ऐसी क्या चीज़ मिल गई जो हमें याद नहीं आ रही। तो मतलब ये भी बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चे ज़्यादा डिटेल में जाके सोचना शुरू करते थे कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मतीना, डू यू थिंक कि हमारी इर्द गिर्द मुआशरे में एक्सेप्टेंस है, अगर हम स्पेसिफिकली जब किसी भी ऐसे न्यूरो डिसऑर्डर के हवाले से बात करते हैं, ऐसे बच्चों को लेके, ऐसे लोगों को लेके? आई थिंक दैट अब बहुत सारे नॉर्मल लोग भी इस चीज़ को अपना ही बना रहे हैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए। So that's also a new thing. I've seen it so much. यार यार मुझे ADHD है. It's become also fashion, you know. मैं late क्यों आई, मुझे ADHD है. मैं ये बोल गई. I'm like, जरा बताओ तुझे होता क्या है? But yes, people have this thing. But I'm so happy that fashion के सिलसिले में they're talking about it and owning it. But at least they're doing it. You know. At least it's becoming a trend, whatever it is. But yeah, they think it's cool. बिकॉज गोरों ने शुरू किया ना, और हम तो भागते हैं। गोरा कुछ भी कर ले हम तो पीछे ऐसे भागेंगे, वो भी लाइक ओह उन्होंने कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो ये एक हमारे अंदर है। लेकिन मैं जिस तरह जब बात होती है दैट बच्चे हाथ उठाते हैं, मारते हैं, ज़्यादातर ये होता है बच्चा आपका छोटा होता है, वो बदतमीज़ी कर रहा होता है, हम उसको क्यूट बोलते हैं। वो किसी को थप्पड़ मार दे, माँ को मारे, हाँ गाली कर दे, हम उसको क्यूट कर बोलते हैं। अब वो 5-6 साल 8-9 साल में उसको दिमाग में वही एक चीज़ है, बिकॉज द किड इज अ कंप्यूटर टिल द एज ऑफ 4-5। मतीरा, आपने गाली की बात की, लोग मैंने देखा है बच्चों को गालियाँ सिखाते हैं। अब छोटा सा बच्चा वो तोतले अंदाज में वो कितना स्वीट लग रहा है, ये लग रहा है, बच्चे को लगता है मैं जबरदस्त चीज़ कर रहा हूँ, ये करना है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो जो ये वाला जो जोन होता है ना, आपको पता नहीं होता आपके बच्चे के अंदर क्या मसला है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट। सो प्लीज़ इस पूरे टाइम में आप अपने बच्चों को जितना काम रहना सिखाओ उतना ही बेहतर है, क्योंकि
if they're normal, it's also good. But God forbid if they have autistic or ADHD, क्या होता है? Then माँ बाप ही उसके दुश्मन होते हैं, क्योंकि they have functioned the kid in a very negative way. अब वो बच्चे को वो बहुत मुश्किल से वो खुद जीरो पर आता है. ऑल्सो अगर माँ बाप बच्चे को आजमाइश समझ के डील करना शुरू कर दें तो उसका भी बच्चे पे जो रिपोर्कशन है और इम्पैक्ट बड़ा बुरा होगा. बट आई थिंक दैट ये जो स्कूल्स और इन सारी चीज़ों की बात होती है, आई थिंक द हाउस रियली मैटर्स मोर देन अगर आपका बच्चा बुली हो रहा है. अगर आप घर में इतना सेफ इन्वायरमेंट कर लोगे कि एक बच्चे ने उसको कुछ बोला है, वो सबसे पहले आकर माँ को बोलेगा, वो माँ उसके लिए खड़ी रहेगी, द बुलिंग विल स्टॉप. सो आई थिंक द होम, आप स्कूल टीचर्स को पढ़ाने दो, लेकिन बच्चों के लिए वो एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग, एक सेफ कॉर्नर, वो माँ बाप को रखना चाहिए. दैट इज द माँ बाप का जॉब. टीचर ये नहीं कर सकती. दैट देखो हर टीचर बोलेगी कि ये मेरा फेवरेट है, लेकिन बच्चा आकर ये बोल सकता है माँ को, व्हाई डज शी से दैट. माँ समझा सकती है, लेकिन अगर माँ भी यही चीज़ करे, सो वेयर विल द किड गो. हाँ बिल्कुल. फिर एक नॉर्मल बच्चा भी ना एक दिमागी मसले में चला जाता है. एंड अर्ली डिप्रेशन भी होता है बच्चों में. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे ही. पीपल डोंट सी दैट. लाइक 2-3 साल वाले बच्चे भी डिप्रेस्ड होते हैं. रिजल्ट के ऊपर पेरेंट्स करते हैं. यस. अच्छा. और severe, they stop eating, they will not coordinate with you, they will have a hyper बदतमीजी, like आपके तरफ aggression दिखाएंगे, तो वो भी होता है. So your kid at the age of 3, 4, 5 can get depressed. लेकिन इसका मतलब है 3-4 साल बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है तो माँ बाप कुछ गलत कर रहे हैं. और माँ बाप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, जरा मैं चाहती हूँ वो भी बताएं कि वो क्यों जा रहा है. देखिए पेरेंट्स का समटाइम्स, अभी मैं कहूँगी सॉरी बट फैमिली डायनामिक्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सही है. माँ इज़ बिजी ऑल द टाइम, जॉइंट फैमिली है, इसको भी खुश रखना है, सॉरी इसको भी खुश रखना है. ये लेट्स से आपका एक बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, एक न्यूरो टिपिकल है, ऑटोमेटिकली आप न्यूरो डाइवर्स की तरफ अगर लाइक स्पेक्ट्रम पे है या ADHD या कोई भी और चैलेंज है, और न्यूरोटिपिकल जैसे हम है ना, हम जो हमें लगता है हम नॉर्मल है, ये हमें लगता है, हालांकि एक्चुअली हम लोग अब नॉर्मल हैं. हमें लगता है हम नॉर्मल है. सो अब यहाँ से भी ये चीज़ शुरू हो जाती है बच्चे पे. तो क्या हुआ आपका, कभी कभी ये भी होता है आप या तो इग्नोर कर रहे होते अपने स्पेशल बच्चे को या उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर दे रहे होते हो. हम अनफॉर्चुनेटली समटाइम बैलेंस नहीं कर पाते. तो जो इग्नोर हुआ वो डिप्रेशन की तरफ जाता है. एंड येस, अर्ली एज डिप्रेशन इज देयर. एंड वन मोर थिंग, आप जो बुलिंग की बात कर रहे थे, अक्टूबर का मंथ जो है बुलिंग वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है. ठीक है. सो वी आर वेरी क्लोज टू दैट. सो आई एम वर्किंग एट लर्निंग लैब एज अ डायरेक्टर. और लास्ट टाइम हमने एक इवेंट किए थे, 3 इवेंट्स किए थे. कैन यू बिलीव मी, मेरे पास 60+ ईयर्स की लेडीज़ भी थी जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द बुलिंग. मे बी इट कैन बी बाय इन लॉज, मदर, पेरेंट, हस्बैंड, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स. कभी कभी तो सुगंध ऐसा होता है कि बच्चों में कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, कोई ज़िंदगी में कोई भी चेंज होता है, कोई हार्मोनल चेंज भी आता है, तो माँ बाप उस पर भी. मैं एक औरत की मैं वीडियो देख रही थी ये, तो उसने कहा कि जब मेरे स्पेशल जब डेज आए, जब मैंने प्यूबर्टी को हिट किया, तो कहती द वे माई मदर डेल्ट विद मी इट स्टिल किल्स मी. मैं अभी भी रोती हूँ. मेरी माँ ने मुझसे कैसे बात की थी. वो खुद 60 साल की औरत थी और वो बात करते करते फिर रोने लग गई. मतलब एक तो वो ऑलरेडी वो उसने कहा कि एक ऐसा टाइम जिसमें बच्ची को ख्याल रखने का टाइम होता है, आप उसको कंफर्ट दो, आप उसको गर्म दूध दो, आप उसका ख्याल रखो, आप उससे कहो तुम लेट जाओ, इट्स नॉर्मल. उस टाइम पे मेरी माँ ने मुझे गालियाँ दी. क्योंकि अगेन मैं वही बोलूँगी ना मधिया, इट डिपेंड्स कि माहौल क्या था उसका. उसको छुपाना था, क्यों छुपाना था? आई मीन दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. सही है. आप उस बच्ची को कन्फाइन करना चाह रहे थे कि नहीं जॉइंट फैमिली में या कुछ भी, इट कुड बी एनी रीज़न, या माँ शायद खुद इस स्टेज से गुजरी हो. व्हाट्स जनरेशनल ट्रॉमा लेके आ रही है. The toxic chain वो टूटता नहीं है, वो बच्चों पर कोई तोड़ ही नहीं रहा, बीच में कोई तैयार नहीं है कि उस जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करे. बेसिकली ये भी होता है, अगर आप देख लो, दैट आई हैव सीन इट, दैट किड्स दैट आर बुलिड इन अ यंग एज, वो एक फाउंडेशन बन जाती है. देन आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लोग उनका मजाक उड़ाए तो दे आर हैप्पी विद इट.
हाँ बिल्कुल हमारे आसपास क्योंकि वैलिडेशन चाहिए होती है उनको किसी ना किसी सूरत में। It just becomes so normal जब लाइक जो दुनिया को लगेगा कि यार ये बेइज्जती है, उनको ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, उनको लगता है एप्रिसिएशन है, वैलिडेशन ना, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। सो ये भी एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। बट अगेन आई रियली लाइक दिस वन थिंग दैट यू सेड दैट अगर आपका कोई एक बच्चा दैट्स ऑटिस्टिक, प्लीज़ उसको एक होता है ना कि स्पेशल केयर, नहीं उसको नॉर्मल रखो। द मोर नॉर्मल द हाउस होल्ड इज द बेटर इट इज़। और ऑटिस्टिक बच्चों में एक चीज़ ये होती है दैट अगर उनका सिबलिंग हो, सो इट्स लाइक देयर लाइक ट्विन्स। तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है माँ बाप यहाँ बहुत दिमाग दे देते, दिस चाइल्ड देन बिकम्स इन डिप्रेशन, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, बुखारबाजी पर आ जाता है, एंड देन वो थोड़ा कुछ टाइम बाद ये चीज़ें नज़र आने लगती मारी हैं। आपके तो दोनों बेटे जो हैं वो क्योंकि दोनों ऑटिस्टिक है, तो उनको भी वापस मिलने में ऐसा लगता है कि वो एक जितने हैं कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है वो एक दूसरे के। और वो दोनों आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? मुर्तज़ा उसकी बात समझ जाता है, बल्कि कभी कभी होता है कि हम नहीं समझ पा रहे होते हैं तो मुर्तज़ा समझ जाता है कि मामा ये चाह रहा है, ये कर रहा है, ये इसलिए शोर कर रहा है या ये इसलिए कर रहा है, यूँ हुआ है, वो उसको समझ जाता है। जबकि दोनों की बॉन्डिंग है लेकिन इतनी अच्छी नहीं, आजकल लड़ बहुत रहे हैं वो लोग तो आपस में, लेकिन ये है कि मुर्तज़ा समझ जाता है। और छोटा वाले भी जो है उसको होता है कि ये घर पे रहे या साथ हो या मेरे साथ रहे, उसको भी वो घर से बाहर अगर निकल जाता है गलती से तो उसका टेंट्रम आ जाता है कि ये क्यों चला गया। फिर सियालकोट से कॉलर हमारे साथ आ गई नबीला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी नबीला मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से जी कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ने हाइपर एक्टिविटी बताया है ना, तो क्या वो भी ADHD में ही आते हैं? वो कह रही मेरे क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती है, एक जगह पे वो बैठता नहीं है, 4.5 साल का है, तो मैं उसकी वजह से कहीं मतलब आ जा नहीं सकती उसे लेके। हाउ ओल्ड इज ही? कितने? 4.5 साल। जी 4.5 साल। आई थिंक 4.5 साल की जो उम्र होती है, इट्स ऑल्सो आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पर भी लगाओ। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप लोग एनर्जी बहुत दे देते हो, आप लोग ड्रिंक्स दे देते हो रात में, फिर आप बोलते हो बच्चा सो नहीं रहा। सो डोंट डू दैट, आप उसको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स पर लगाओ। मीठे तो उसको छुड़वाएं। तो क्या वो कह रही हाइपर एक्टिव है, तो क्या ये भी ADHD में आएगा? लाइक हमारी सोसाइटी में कहते हैं लड़कियां ठंडे मिजाज की होती है और लड़के जरा तेज होते हैं, अब तो सब बैलेंस है, अब ना एवरीथिंग इज बैलेंस। तो अगर उन्होंने हाइपर एक्टिव कहा है तो किसी का जैसे हम कुछ लोगों के तो दिमाग भी हाइपर एक्टिव होते हैं। मैं रात को सो रही हूँ तो मुझे लगता है पूरे दिन की पिक्चर चल रही है, आने वाले दिन की पिक्चर चल रही है, और मैं इतनी हाइपर फिजिकली भी हूँ बिकॉज फील्ड है, राइट। तो हाइपर एक्टिव कब होता है? आप पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है? कहीं वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसके एकेडमिक में, पढ़ाई में बीच में आ रहा है। हाइपर एक्टिविटी हर मर्तबा ऑटिज्म या ADHD नहीं होती, कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, बट सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, सिर्फ हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव ये भी होता है कि आप अपने बच्चे को सही व्हाट डू यू कॉल जगह नहीं देते हो, गलत टाइम पर खाना दे देते हो, रॉन्ग फूड दे देते हो, आप उसको चुप करने के लिए iPad, चिप्स और ड्रिंक दे देते हो, सो ही विल बी ऑल ओवर द रूम। ये जो स्क्रीन टाइम है, इतने ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स आ रही हैं, ये भी हमारे बच्चे के ब्रेन के लिए ऑफ कोर्स ये भी बच्चे को हाइपर एक्टिव तो बना रहा है ना। रिसर्च कहती है आप 2 मिनट के लिए सिर्फ टॉम एंड जेरी को देख लें। टॉम एंड जेरी क्या करें, दे आर ऑल द टाइम जंपिंग बम्पिंग रिजल्ट क्या होगा? अब उसको देखने वाला बच्चा बैठे देखेगा तो सही, काउच पोटैटो तो बन गया, मगर उसके बाद उसको करेगा भी तो सही ना। लेकिन तो कहना हम टॉम एंड जेरी वाले जनरेशन है, आजकल के बच्चों के पास तो बहुत उससे आगे की चीज है। बट आई ऑलवेज मेरे सारे बच्चों ने सिर्फ टॉम एंड जेरी तब देखा था when they were 8 years old. Because I think Tom and Jerry is a very negative cartoon for young kids. So जब तक आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते वो टॉम एंड जेरी एंड विद सच कार्टून्स दैट हैव एक्सप्लोसिव्स गोइंग ऑन, सेल्फ हार्म गोइंग ऑन, बिकॉज वो एक चीज़ नेचुरली दिमाग में आ जाती है। सो देयर आर मेनी कार्टून्स लाइक वी बेयर्स, वो बहुत काम है जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो। दिस डोरा द एक्सप्लोरर वो आप दिखा सकते हो, बट सच हाइपर वाले आपको बिल्कुल नैरो डाउन करना पड़ता है, बिकॉज देन योर किड बिकम्स बदतमीज, ही स्टार्ट्स हिटिंग अनदर किड, वो छुरी चाकू इन चीजों की तरफ चला जाता है। और आजकल के बच्चे तो मैं कहती हूँ कार्टून भी देख लें तो ये बच्चों का एहसान होगा, और माएँ भी जरा देख लें, बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं।
रील्स वो ये छोटी सी टिड्डी कितनी छोटी सी होंगी, इसको यूं ही लगा होता है वो क्योंकि हम अक्सर अपनी डोमेस्टिक स्टाफ को दे रहे थे बच्चा, और वो टिकटॉक पे वीडियोस देख रही है, तो वो जो डांस देख रहे हैं आपका बच्चा भी वो तो ये मेरे ख्याल से फिर जिसका भी हमें यहाँ से भी not everything over there is good. 90% things are not acceptable for like I would say कि शायद adults के लिए भी हम सोचेंगे फिल्टर करेंगे, why not your child? देखिए हमने कार्टून लगाया तो उसके दरमियान में ऐसा कोई ना कोई ऐड आ जाता है, कोई गाना आ जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो बच्चों के कार्टून में कि में ये चीज़ कैसे आ गई है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल्स परचेज कर सकते हैं, यूके बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, वो वीकली अगर टास्क देते हैं बच्चों को तो मैक्सिमम वो कहते हैं नॉट मोर देन 30 मिनट्स। एक बच्चा अगर वो एजुकेशनल गेम्स खेल रहा है जस्ट टू कंसोलिडेट या रीइंफोर्स जो स्कूल में टॉपिक चल रहा था, सो हम एज अ होमवर्क देते हैं तो वो कहते हैं कि 30 मिनट से एक्सीड ना करे इसका टाइम इन अ वीक। हम डे की बात नहीं करें, हम एक पूरे वीक की बात करें। इवन जो एजुकेशनल गेम्स हैं जो कंपनीज हैं बाहर की, वो ये कहती हैं कि इससे ज़्यादा बच्चे को यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर जब हम पेरेंटल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं स्कूल्स में, मिनिमम 3 घंटे तो हर पेरेंट कहता है कि 2 से 3 घंटे तो है यूज़ दिन का। तो ये एक ये भी वैसे कम बता रहे हैं। हाँ, बट साथ साथ आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो एक वो होता है पुराने ज़माने में जो हमारे माँ बाप करते थे, बोर्ड गेम्स। मैंने वो शुरू किया मेरे बच्चों के साथ, जो आप वो देखो लूडो या कुछ खेलते हो, सो इट एक्चुअली टेक्स 1 आवर। उसमें एक क्या होता है, सारे टीवीज बंद होते हैं, फोन साइड पर होता है, आपके बच्चों की बॉन्डिंग आपको नजर आ रही होती है। सही, बिल्कुल सही बात है। बाकी ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली आपका कि आप आई और आपने अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों का, और मतीरा आपका कि आपने बताया कि भी ADHD जो हम सोच के लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सुबह से कहते हैं हमारी वायरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, समझ हमें सारी बातें आती हैं, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये कि खुदा के लिए एक तो खौफ ना खाएं, लोगों के लिए कि आप सिंपैथी ना दिखाएं, आप एम्पैथाइज़ करें, कि आप उसको समझें कि इसको कलेक्टिवली मसला समझें ना, कि अगर कोई पेरेंट के लिए इशू है तो ये आप उसको अपना भी समझें कि हाँ भाई मैं इसमें कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। और बच्चे बुली हो रहे होते हैं उनका भी ज़रा ख्याल रखें, स्कूलों में जाके ज़रा चेक करें, बच्चा जब आके बताए कि मुझे इसने बुली किया, इसने मुझे हाथ लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ज़रूर सुना करें, ज़रूर सुना, क्योंकि आप अगर बच्चे को नहीं बताएंगे देन बच्चा खामोश हो जाएगा, सप्रेस चाह कर देंगे, तो फिर आपको पता है जितने आप स्प्रिंग्स को दबाते हैं फिर वो स्प्रिंग्स उतने ही छलांगे मारता हुआ और जाता है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी कि आप में शो में है, और साथ में एक और शुक्रिया जो मुझे अदा करना है वो है आप लोगों का। सुबह का समा जिस तरीके से जो आप लोग फीडबैक देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि देवी नहीं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग कहते हैं जी रेटिंग नहीं आएगी, तो हम कहते हैं नहीं हमें रेटिंग इतनी ज़रूरी है, हमारे लिए अवेयरनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। इतने टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा भाई ये आम मैसेज शायद इसको ना देखें, हमने कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं ऐसे चैनल पे बैठी हूँ जिसकी जिम्मेदारी है, उसने मेरी टीम का मैं फेस हूँ, हमारी ये जो 2 घंटे ना हमारे पूरे चैनल का फेस दिखा रहे होते हैं, हमने आप में सुधार भी लेकर आना है। मैं आपके साथ फ़न भी करूँगी, आपको हंसाऊँगी, रुलाऊँगी, लेकिन जहाँ पे आपके मसले तो मैं आपके साथ रोऊँगी भी और मैं आपको बताऊँगी भी सोल्यूशन कैसे उसका निकालना है। तो जो आपने मोहब्बत हमें दी है, मैं इसका जितना आपको शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा पेज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन 1 मिलियन को ये तो सुबह का समा मदीहा के साथ जो है वो एग्जैक्टली अब तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर आ गया हुआ है। सो मैं चाहूँगी जनाब ये स्पेशल थैंक यू, कभी वे कार्ड भी यहाँ पे किधर, मैं सब स्पेशल थैंक्स मैं आपको कह दी आप सब लोगों को। मतीरा आप भी मेरे साथ आ जाएं प्लीज़, आप सब मेरे साथ ख़वातीन आ जाएं और मेरे साथ मेरी इस खुशी का हिस्सा बने। एंड थैंक यू सो मच। मैं अपनी डिजिटल टीम का भी, आसिम भाई का भी, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इरम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है, मेरे यहाँ पे कैमरामैन की टीम है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी प्रोडक्शन की पूरी टीम है जो सारे मौजूद हैं, लोग लाहौर में जो हमारी टीम मौजूद है, सब की ये इक्वल कामयाबी है। सो आ जाए चले जी आ जाए, और जी जो और ये बेग सिरने आ जाए, नहीं सब आ जाए ना भाई, ये आप लोग मेरे साथ बाकी लोग ना, तो बेग सिरने इतना अच्छा मैं केक भेजा, आ जाए हाथ में आ जाए, चले जी। We all can, I think. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही है बात, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वंस अगेन।